हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 4 फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग। इन लास्ट लेक्चर एक सम आपको होमवर्क में दिया था। आई होप आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा अपने साइड से। दैट इज सम नंबर, वो उसमें जो मल्टीपल सम्स है, ठीक है, एक ही चीज़ में जो मल्टीपल सम्स थे, जो बेसिक सम चल रहा है अपना, बेसिक सम जो अपने डिस्कस कर रहे हैं, इन दैट सम नंबर 12 वॉज इन होमवर्क, ठीक है, वो होमवर्क में था। आई होप आपने कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो आपको पहले वो करना चाहिए, फिर यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, डिस्कशन करेंगे। ये सम अपने कंप्लीट कर देते, चलो ध्यान देना आप लोग। ये अपने सब फर्स्ट तो कर ही दिया था, ठीक है, फर्स्ट तो कर ही दिया था। तो अगर अपने सेकंड केस देखे इसमें, उसमें सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो हो ही गया था अपना। क्या था आपका 20% डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। तो हमने उस टाइम में डिस्कस कर दिया था, पीवी रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल रिमेन 60%। आई होप आपके पास ये डेटा है, ठीक है। मीन्स हमने जो ये रहा ना एग्जिस्टिंग वाला 1,40,000 और 50,000 का फिक्स कॉस्ट है, 10,000 का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है, 60,000 ना, तो पीवी रेशियो रहेगा कितना, 60%। ओके, उसके बाद हमको इफेक्ट क्या देखना है, बीईपी पे। तो बीईपी अगर चेक करें तो बीईपी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। बीईपी इज इक्वल टू 8333 रुपीज़ और यूनिट्स, ठीक है। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आपने किया होगा आई थिंक सो। थर्ड इज़ MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अब तो अगर 20% रिड्यूस हो गया, तो पहले आपका 1,00,000 रुपये का सेल्स था ना, या 1,00,000 यूनिट बोल दो क्योंकि वही है। तो अब 20% रिड्यूस हो गया तो वो हो जाएगा 80,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स होता है। तो इसमें से एक्चुअल में से 8333 हटा दें तो ये आ जाएगा -3,333 रुपीज़, ठीक है, दैट इज़ योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये सेकंड पार्ट ख़त्म हो गया। अपने कैलकुलेट करने नहीं बैठ रहे, ठीक है, फार्मूला लगा के मैं जस्ट आंसर शेयर कर रहा हूँ आपसे। आई होप आपने ये किया होगा। उसके बाद अपने थर्ड इफेक्ट, थर्ड था 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। ओके, थर्ड क्या था, 5% इंक्रीज इन योर वेरिएबल कॉस्ट। तो अपना एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट जो था ना पर यूनिट, आपको याद हो तो वो 0.4 था, 40,000 फॉर 1,00,000 यूनिट, ठीक है। इट प्लस 5% करे तो 5% तो 0.02 होगा। तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 0.42। अब फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना, पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो के लिए चाहिए C/S मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो S तो 1 रुपी पर यूनिट है ही, ठीक है, 1 रुपी पर यूनिट है। अगर 1 में से अब 0.42 वेरिएबल कॉस्ट है तो 0.58 आपका क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो 0.58 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 58%। ओके, तो इसमें चेंज आएगा, ऑब्वियस है। बीईपी में भी चेंज आएगा, ये भी हमको पता है। लेट्स कैलकुलेट बीईपी इन रुपीज़। तो उसमें क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट तो 50,000 है ही, पीवी रेशियो 0.58, ये बढ़ जाएगा, वो हमने डिस्कस किया था। तो आंसर कितना आएगा, 86,206 रुपीज़। क्लियर है। तो ये आपका पीवी रेशियो बीईपी हो गया। देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो 1,00,000, ये है ना एग्जिस्टिंग डेटा के साथ ही होगा, ठीक है। जो बेस डेटा है ना उसी के साथ अपने कंपेयर करते हैं हर एक चीज़ को। तो ये हो जाएगा 1,00,000 माइनस 86,206। आंसर इज़ 13,794 रुपीज़। क्लियर है। तो ये आपका
थर्ड पार्ट भी ख़त्म हो गया। ओके, फोर्थ, ये उसमें तीनों आंसर हो गए। मैं एक बार दिखा देता हूँ, किसी का अगर रह गया हो ना तो कर देना आप अभी यहाँ पे पॉज करके। ये वो था आपका सेकंड, व्हेन सेल्स वॉल्यूम इज़ रिड्यूस बाय 20%, ठीक है, आपको कंप्लीट कर देना चाहिए। थर्ड केस ये रहा, आपको यहीं पे पॉज करके वैसे आ जाना चाहिए था सारे आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फोर्थ केस क्या था, चेक करें। 5% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। ओके, 5% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो अगेन एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 0.4 माइनस 5%। 5% 0.02 होगा। तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा 0.38 हो जाएगा ना। ओके, अब नंबर 1, यू हैव टू कैलकुलेट पीवी रेशियो। ओके, तो 1 रुपीज़ में से 0.38 हटा दे, दैट इज़ योर वेरिएबल कॉस्ट। तो 0.62 आपका क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन है, तो C/S मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस बार C 0.62 है, सेलिंग प्राइस 1 रुपी है, तो 62% पीवी रेशियो आएगा। दूसरा था BEP, तो इस बार BEP थोड़ा कम हो जाएगा ना, बिकॉज आपका रिकवरी स्पीड हो गया, ठीक है। BEP इन रुपीज़, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट था 50,000, ये था 0.62। मतलब किससे कंपेयर करके बोल रहा हूँ मैं, 8333 जो बेस था ना, बेस BEP, उससे भी कम हो जाएगा, वो बात चल रहा है। बिकॉज बेसिक डेटा में आपका पीवी रेशियो था 60, इस बार इंक्रीज हो गया, तो ये हो रहा है 80,645 रुपीज़, ठीक है। सिंस योर BEP इज रिड्यूस, MOS बढ़ जाएगा। MOS कितना होगा, सेल्स माइनस BEP सेल्स। तो सेल्स 1 लाख रुपए, BEP सेल्स 80,645, 1 लाख माइनस 80,645, तो ये हो जाएगा 19,355 रुपीज़, ठीक है। दैट इज़ योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर फोर्थ सम, ठीक है, फोर्थ के लिए है ये। तो ये 3-4 ख़त्म हो गए अपने, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इज़ कंप्लीटेड। फोर्थ में भी अगर किसी का रह गया हो तो उसको यहाँ पे पॉज करके कॉपी कर देना चाहिए। फिफ्थ चेक करते, चलो। फिफ्थ में क्या था, 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। 10% इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। तो फर्स्ट क्या था, पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो में थोड़ी ना कुछ चेंज आएगा, आज भी वो 1 है, 0.4 आपका वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, 0.6 विल बी योर कंट्रीब्यूशन, तो वो तो ऐसा ही रहेगा, 0.6 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज़ व्हाट 60। इसमें चेंज नहीं आएगा। दूसरा BEP में चेंज आएगा। इस बार BEP में जो रिकवरी रेट है ना, वो चेंज नहीं हो रहा है, बट आपका टारगेट थोड़ा आगे चला गया, इट विल इंक्रीज बाय 10%। तो BEP इन रुपीज़ निकालना हो अगर, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो आता है। तो फिक्स कॉस्ट इस बार तो 55,000 रखना पड़ेगा ना, 50 नहीं, 55,000, और पीवी रेशियो विल बी 0.6, तो 55,000। अब थोड़ा लेट हो जाएगा ना, BEP जो 83 था उससे आगे चला जाएगा, और आंसर इज 91,667 रुपीज़। क्लियर है। तो इस तरीके से ही आया। थर्ड, MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऑफ कोर्स आपका BEP आगे चला गया है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा कम हो जाएगा। तो 1 लाख में से 91,667 हटा दे अपने, तो ये आ रहा है कितना, दैट 88,333 रुपीज़, दैट इज़ योर MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 6th पॉइंट, ये 5th पॉइंट हो गया। चलो 6th पॉइंट देख, मैं ना यहाँ पे वेट नहीं कर रहा हूँ, आई होप आप सब ने कर ही दिया है। अगर किसी का है तो उसको पॉज करके वहाँ पे कॉपी कर देना चाहिए। 6 क्या था, 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। तो उसमें इसका एग्जिट उल्टा होगा ना, यहाँ पे जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ गया है उसमें कम हो जाएगा, बिकॉज अब जल्दी रिकवरी हो जाएगा ना, क्योंकि टारगेट पास आ गया है। तो पीवी रेशियो वही रहेगा, फिक्स कॉस्ट चेंज होने से पीवी रेशियो चेंज नहीं होता है, दैट इज़ कन्फर्म, दैट इज़ व्हाट 60%। BEP अब जल्दी आ जाएगा, बिकॉज अभी हमको 50,000 रिकवर नहीं करना है,
बीईपी इन रुपीस, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट अब 45,000 हो जाएगा ना। कोई बोले 55 से 10% कम करो, वैसा नहीं है, बेसिक सम में 5 जो है वो इफेक्ट करना है। तो बेसिक सम में आपका फिक्स कॉस्ट था 50,000, उसको इसको डिवाइडेड बाय 0.60 करें, 50,000 में से 10% हटा दिए, तो जैसे अपने पहले 83,333 बीईपी था, जब अपने 10% फिक्स कॉस्ट बढ़ाया ना तो बीईपी बढ़ गया। अब 10% फिक्स कॉस्ट कम कर दिया तो बीईपी कम हो जाएगा। तो 45,000 डिवाइडेड बाय 60% और आंसर इज 75,000 रुपीज। सिंस बीईपी इज रिड्यूस योर एमओएस विल इंक्रीज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो 1 लाख में से 75,000 हटा दे तो वो आ जाएगा क्या 25,000। ये सम करने के बाद ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा एग्ज़ाम में आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम में सम पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा आपको पूछ ले। ये तो क्या है, वो सब कंसेप्ट को वो ना अपने एक बार समझ ले सारे, ठीक है, उसकी वजह से ये सम रखा गया है वहाँ पे, और एक बार कैलकुलेशन भी हो जाए। अब कॉम्बिनेशन में है, कॉम्बिनेशन में मीन्स 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड 10% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। अब ध्यान देना, ये कौन सा पॉइंट आया? 7 पॉइंट। 10% क्या है? डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड 10% इंक्रीज इन वॉल्यूम। यूनिट बढ़ जाएंगे, मीन्स व्हाट? ध्यान देना, योर एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1 माइनस 10%। 10% कितना होगा? 0.1। द न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू 0.9। ये एक डेटा इनकॉर्पोरेट, जैसे ये चेंज होगा ना, आप ध्यान ना, आपका पीवी रेशियो चेंज होगा, बिकॉज सेल्स आपका 1 की जगह 0.9 हो गया। वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं रहेगा, वो तो 0.6 था, सॉरी 0.4 था, वो एज इट इज ही रहेगा ना। अपने ये बात समझ ले ध्यान से, किसी को ये थॉट नहीं आना चाहिए कि सर जब सेलिंग प्राइस पर यूनिट 1 से होके 0.9 हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहले 0.4 था ना, उसमें भी 10% कम हो जाएगा और वो 0.36 हो जाएगा। बिकॉज आप है ना ऐसा बोलते हो ना सर कि सेल्स जैसे बढ़ेगा वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, तो सेल्स जैसे कम होगा वैसे वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, तो ऐसा बोलते ही हम, बट वो लोग ना रॉन्ग सेंस में नहीं ले रहे। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के साथ बढ़ता और कम होता है, वो कैसे सेंस में आपको समझना चाहिए कि अगर आप 1 यूनिट बेच रहे हो तो 0.4 का वेरिएबल कॉस्ट है, तो 2 यूनिट बेचोगे तो 0.8 है, 10 यूनिट बेचोगे तो 4 रुपये लगेंगे, और 100 यूनिट बेचोगे तो 40 रुपये लगेंगे। ऐसे लीनियरली बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। मान लो ये यूनिट आप 1 रुपये में बेच रहे थे पहले, क्या अभी तो यही था ना 1 रुपये, तो आपका कॉस्ट कितना लग रहा था? 0.4। अब इसी यूनिट को आप 0.9 में बेचना स्टार्ट करो, दैट डजंट मीन कि वो 0.4 में कुछ चेंज आने वाला है। 0.4 तो एज इट इज ही रहेगा ना वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर है? वो एज इट इज ही रहेगा। आप ये दिमाग लगा कि यहाँ पे ऐसा बोलना स्टार्ट कर दो कि सर ये 10% कम हो गया है ना, ये वाला फिक्स कॉस्ट, सॉरी सेलिंग प्राइस, तो ये भी तो 10% कम होगा। आप ही तो बोले थे कि जैसे सेल्स कम होगा वैसे वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, ठीक है। तो वो मेंटालिटी नहीं चला, आप तो कल को उठ के फ्री में बेच दो, ये पहले भी बोल चुका मैं, तो क्या वेरिएबल कॉस्ट फ्री हो जाएगा? ऐसा थोड़ी ना होगा। तो ये ध्यान रहे, मैं इसके कनेक्शन में ये बोलना चाह रहा था, सिंस देयर इज चेंज इन योर सेलिंग प्राइस इट विल प्रोवाइड कंफर्म चेंज इन योर पीवी रेशियो। पीवी रेशियो में कंफर्म चेंज आने वाला है, क्लियर है? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो 0.4 ही रहेगा, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 0.5। समझ में आ रहा ना? ओके, एक ये चेंज और दूसरा चेंज भी इनकॉर्पोरेट करना ही है ना। ये आपके लिए नेगेटिव न्यूज़ है कि आपका सेलिंग प्राइस कम हो गया, उससे प्रॉफिट में इम्पैक्ट आएगा नेगेटिव, ठीक है। अब दूसरा देखिए अपने कि देयर इज 10% इंक्रीज इन वॉल्यूम ना, वॉल्यूम में 10% इंक्रीज है, तो एग्जिस्टिंग वॉल्यूम या एग्जिस्टिंग यूनिट सोल्ड वो कितने? 1 लाख प्लस इंक्रीज 10%, वो कितना हो जाएगा? 10,000। तो टोटल हो गया 1,10,000 न्यू यूनिट्स, ठीक है। नए कितने यूनिट हो जाएंगे? 1,10,000। अब ध्यान देना, अब इसके साथ अपने सारी चीज़ें निकालनी है। पहले तो पीवी रेशियो
तो पीवी रेशियो आएगा C/S मल्टीप्लाई बाय 100। चलो ध्यान देना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू 0.9, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 0.4, तो CPU इज इक्वल टू 0.5। ओके, चलो ध्यान देना इसको, यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100। पहले जो 60,000 था ना वो तो नहीं होने वाला, सॉरी 60% जो था, तो ये आ गया है 55.55%। दैट इज योर न्यू पीवी रेशियो। क्लियर है? ओके, बीईपी। कभी कभी है ना एक गलत अजम्पशन या गलत मेंटालिटी ऐसा भी डेवलप होता है, मैं ऐसे याद आ रहा है तो बता रहा हूँ। आपका एग्जिस्टिंग डेटा 1 था, 0.4 और 0.6, ठीक है, ये था अपना कुछ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और ये CPU। अब इस केस में आपका पीवी रेशियो कितना था, तो 60%। क्लियर है? अब है ना क्या होता है कि नया 0.9 मतलब नया वाला जो सेलिंग प्राइस है ना वो 10% से माइनस हो रहा है। फिर हम ऐसा बोलते सर ये माइनस हो रहा है, चलो ठीक है, बट ये तो कांस्टेंट है ना, कौन सा वाला, वेरिएबल कॉस्ट, तो उसका इफेक्ट सीधा आ जाएगा CPU पे। CPU आपका जो सेलिंग प्राइस का जो 10% है ना उससे कम हो जाएगा। क्लियर है ना? ऐसा मेंटालिटी होता है, वैसे तो सही है वो, तो लोग ऐसा बोलते हैं, सुनना ध्यान से, ये वाला थॉट भी आ ही सकता है कि सर जब अपने एग्जिस्टिंग डेटा में थे ना तो योर पीवी रेशियो, योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 60% ऑफ सेल्स। ठीक है, 60% सेल्स का था आपका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसको अपने पीवी रेशियो बोलते हैं। अब आप ये बोल रहे हो कि हम सेलिंग प्राइस 10% से कम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स CPU भी आपका 10% से कम हो जाएगा। तो यस, कम तो हो गया 10% से। तो बोले नया वाला CPU या पीवी रेशियो नया वाला क्यों निकाले? बहुत सिंपल तो है, पहले कितना था पीवी रेशियो, बोलो 60% ना। अब आपका जो CPU है वो कितने परसेंटेज, CPU तो होता है, पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ही तो होता है, दैट इज परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन इन योर सेल्स। पीवी रेशियो तो वही है। तो वो लोग ऐसा एक आर्गुमेंट देते हैं कि सर पहले कितना था, 60 था ना, अब आपका जो पीवी रेशियो या जो कंट्रीब्यूशन है वो कितने परसेंटेज से कम हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा सेल्स का जो 10% है ना, जिससे आपने सेलिंग प्राइस कम कर दिया है, उतना इम्पैक्ट आपके कंट्रीब्यूशन पे आएगा। तो बोले क्यों अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 60 था, आपने बोला 10% सेल्स का, क्योंकि ये सेल्स का होता है ना 60, सेल्स का 10% अपना कंट्रीब्यूशन कम होने वाला है, तो माइनस कर दो, तो नया वाला पीवी रेशियो हो जाएगा 50%। जब लोग ये ब्रेन लगाते हैं ना तो वो लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो 60% था ना वो 1 का था, 1। अब नया वाला सेलिंग प्राइस 1 थोड़ी ना होगा, अगर वो 1 रहता, ठीक है, तो फिर आप ये सही है कि आपका 50% हो जाएगा, बट यहाँ पे तो कम होके ये 0.9 हो गया ना, तो 0.9 के कंपेयर में यू हैव टू चेक व्हाट इज योर पीवी रेशियो। क्लियर है? तो ये गलती नहीं हो जाए कि 60 था 10 हटा दिया तो चलो 50 हो गया, ठीक है, वो मेंटालिटी नहीं कह रही हो। खैर अब तो ये कैलकुलेट कर चुके थे 55.5। अब बीईपी आपका तो फिक्स कॉस्ट, ऑफकोर्स बीईपी आपका एग्जिस्टिंग जो 83.3 था ना उससे तो ऊपर ही जाएगा, बिकॉज अब रिकवरी रेशियो कम हो गया है, तो फिक्स कॉस्ट आपका था 50,000, ठीक है, और ये है 0.55, तो ये आ रहा है 90,000 रुपीज़, 90,000, ठीक है, दैट इज अ बीईपी। अब ध्यान देना, वैसे ना MOS निकालना है मुझे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो आता है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, ऐसा ही तो है, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। अब ध्यान देना, बीईपी सेल्स तो आपका आ गया 90,000, ये रहा 90,000। एक्चुअल सेल्स के लिए अब देखना यहाँ पे एक्चुअल सेल्स, ओके, अब देखना ध्यान से, नंबर ऑफ यूनिट कितने, 110, और अब ये ध्यान रहे आपके नंबर ऑफ यूनिट 110,000 है, सेल वैल्यू 110,000 नहीं है। आपका जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट था ना, नाउ इट इज चेंज टू 0.9, इट इज नॉट 1 रुपी। कभी कभी ये भी एरर हो जाता है, सर 10% बढ़ गया ना वॉल्यूम, तो पहले 1 लाख का सेल्स था, अब 1,10,000 हो गया। मैं बोल रहा हूँ 1,10,000 रुपए, रुपीज़ ऐसा नहीं बोल सकते ना, बिकॉज योर यूनिट इज इंक्रीजिंग साइमल्टेनियसली, देयर इज फॉल ऑफ 10% इन योर सेलिंग प्राइस, मीन्स एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू 1,10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.9। आई होप ये समझ में आ रहा है।
इट मीन्स इट इज़ 99,000। तो ये डेटा यहाँ पे रखे अपने 99,000, तो MOS हो जाएगा 9,000 रुपीज़। क्लियर है? तो ये अपने सेवन नंबर का पॉइंट भी कर दिया। ये वाला पार्ट इतना काम का नहीं था। चलो आप इसको अगर कॉपी करना, शायद ये आंसर नहीं आया हो आपका, तो पहले ये डेटा लिख लो। चलो ना, आप पॉज करके इतना, ठीक है, कि ये चेंज हुआ है, इसको, इस चेंज को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा हमको। उसके बाद यहाँ पे पॉज होके अगर लिख लिया हो तो ये नया वाला पीवी रेशियो निकलेगा, ठीक है, और साइमल्टेनियसली यू कैन कैलकुलेट बीपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर है? ये यहाँ पे पॉज करके लिख लो, फिर अपने नेक्स्ट जो लास्ट है ना उसको कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? आई होप लिख लिया होगा आपने। ये 7 था कि 8 था? 7 ही था, ओके। तो एक बार वापस से मैं ये 8 वाला होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, ठीक है, 7 के जैसा ही, आई होप अपने साइड से कर पाओगे आप। क्लियर है? और ये 9 वाला हम लोग कर देते हैं। अगर किसी ने कर ही दिया है तो बहुत ही सुपर, आप वेट कर लो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। कोई नहीं कर पाया ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे वो नहीं कर पाए होंगे, तो ये 7 के बाद अब आप कर सकते हो 8, ठीक है, और इजीली आंसर आ जाना चाहिए। उसके पहले ऊपर तो सब इजी था, कोई आंसर नहीं आया, ऐसा एक्सेप्टेबल ही नहीं है। 9 वाला देखो, 5,000 रुपीज़, 5,000 वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज अकम्पेन्ड बाय द 15,000 इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। अगेन ध्यान देना, अपना जो एग्जिस्टिंग था ना, मैं इसको नाइन वाला पार्ट, ठीक है, 5,000 डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट एंड 15,000 इंक्रीज इन, सॉरी ये वेरिएबल कॉस्ट में डिक्रीज है, 15,000 इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। तो एग्जिस्टिंग के हिसाब से यह एक बार लिख देते, चलो ना, पर्टिकुलर ये आपका एग्जिस्टिंग था और अब ये न्यू हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्स में तो कुछ फ़र्क नहीं आया, 1 लाख वेरिएबल कॉस्ट पहले 40,000 था, अब बोल रहे हैं कि 35,000 हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन पहले 60,000 था, अब हो जाएगा 65 माइनस फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो 15,000 बढ़ गया ना, तो पहले था 50,000, अब हो गया 65,000। तो प्रॉफिट आपका रहेगा 10,000 यहाँ पे। खैर प्रॉफिट तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी और ये ज़ीरो है, ठीक है। अब हमको इसमें क्या क्या चेक करना था कि इफ़ेक्ट क्या क्या आया। इफेक्ट चेक करना हो अगर हमको यहाँ पे, तो पहले पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ध्यान देना, पीवी रेशियो ये वाला कॉलम का, न्यू कॉलम का, मैं ना पर यूनिट चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, टोटल में भी निकाल सकता हूँ। C/S मल्टीप्लाई बाय 100, योर टोटल सेल्स, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 65,000, सेल्स था 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 65। क्लियर है। अब आपका बीईपी, तो बीईपी में इन रुपी में फॉर्मूला आ जाएगा, ये बीईपी ही है, ठीक है, 1 लाख सेल्स, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जीरो है। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट इस बार है 65,000 एंड पीवी रेशियो है 65%, तो 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा एग्जैक्टली जो अभी है ही। क्लियर है।
ओके, अब अपना लास्ट एमओएस तो क्या होगा, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स ना। तो यहाँ पे एक्चुअल सेल्स भी 1 लाख है और एमओएस भी 1 लाख है, सॉरी बीईपी सेल्स भी 1 लाख है, तो एमओएस क्या हो जाएगा, नील, ठीक है, 0 हो जाएगा। क्लियर है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में ही तो प्रॉफिट छुपा होता है, अपने कल भी बात कर रहे थे। क्लियर है। तो दैट इज़ योर आंसर नंबर 9। ये होप आप प्रॉपरली लिख पा रहे हो। क्लियर है। तो कर दो कंप्लीट। वैसे इजी ही था, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट नहीं था, बट अगर तो भी किसी को नहीं पाया तो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया मैंने। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट सम करना है हमको, हाँ, नेक्स्ट सम जो है वो शायद लास्ट सम होगा अपना इन बेसिक पार्ट। ठीक है, बेसिक में शायद 1 to 13 सम ख़त्म हो गए। एक 14 वाला सम है। क्लियर है। चलो देखें ध्यान से। द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 2 years, द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर लास्ट 2 years आर एस फॉलो। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। सेल्स एंड प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। पूछा गया रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो बीईपी, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000, तो दैट इज सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, वो वाला लगेगा। प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 250 एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। जब 50,000 का प्रॉफिट हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा वो। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2 पीरियड, इन दोनों का वेरिएबल कॉस्ट कितना, वो भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। डेटा तो कुछ दिया नहीं उसने। मीन्स 2011 में 1,50,000 का सेल्स था, उसमें सीधा ये सेल्स था। ठीक है, उसमें क्या वेरिएबल कॉस्ट है, क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये कुछ पता ही नहीं है। फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटाए तो क्या प्रॉफिट है। खैर प्रॉफिट दिया है, वो कितना है, 20,000। तो वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं, फिक्स कॉस्ट पता नहीं। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए आपसे, 5-6 क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक ये थोड़ा अलग फ्लो का है सम। पहले मैं ना थोड़ा अलग डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। खैर है ना, पीवी रेशियो पहला टारगेट है ना अपना, पीवी रेशियो निकालना है। फर्स्ट तो वही क्वेश्चन पूछा है और बनाने वाले ने भी अच्छा किया है, पहले पीवी रेशियो पूछा है। अगर पीवी रेशियो हो ना तो फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें ओपन होती जाएगी। ठीक है, चलो एक बार ये सम को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ डिस्कस कर ले अपने। पीवी रेशियो ध्यान देना। सपोज आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज़ 10 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज़ 6 रुपीज़, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगा, 4 रुपीज़। क्लियर है। ये डेटा को अपने अगर इनकॉर्पोरेट करें तो ध्यान देना। और एक बार मान लो ना, फिक्स कॉस्ट आपका है दैट इज़ ₹40,000। ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैं ना एक बार पूरा डेटा यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। डेटा इन द सेंस 1 यूनिट पे पूरा कैलकुलेशन, फिर 100 यूनिट पे पूरा कैलकुलेशन, फिर 900 यूनिट पे पूरा कैलकुलेशन, फिर 1000 यूनिट्स पे, 1200 यूनिट पे और 1500 यूनिट पे। ठीक है, जानबूझ के अपने अलग अलग यूनिट्स पे कैलकुलेट करना चाह रहे। क्लियर है। अब ध्यान देना, इसको ईयर भी दे दे चलो नहीं। ये 2015 का है, ये 2016 में हुआ, ये 2017 में हुआ, 2018 में, 2019 में,
और ये 2020 में, वैसे गलत लिख दिया है, 2020 में कभी सेल्स बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा। चलो लिख लिया एक बार, ठीक है, अपना एग्जाम्पल है ना, जो करना है कर सकते हैं। ओके, सेल्स अगर लिखे अपने तो 1 यूनिट था ना तो 10 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट 6, कंट्रीब्यूशन 4, ठीक है, इसमें से फिक्स कॉस्ट हटा दे, फिक्स कॉस्ट था 40,000, तो 39,996 का लॉस हो जाएगा। क्लियर है? अगर 100 हो गया तो ये हो जाएगा 10,600, 400, 39, सॉरी फिक्स कॉस्ट तो वही है। ये सबसे मज़े वाला पार्ट है कि फ़िक्स कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये है आपका 40,000, तो ये आ जाएगा 39,600, बट ये आ जाएगा अगेन लॉस ही रहेगा ना। यस, 900 यूनिट, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो ये हो जाएगा 9,000, ये हो जाएगा आपका 5,400, तो ये आ जाएगा 3,600 का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। उसमें से 40,000 माइनस करें कि फिक्स कॉस्ट तो 40,000 है ही, हाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया। अपने ना फिक्स कॉस्ट को 4,000 रखते हैं, 4,000 फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो अगर फिक्स कॉस्ट 4,000 है तो ध्यान देना यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3,996 रुपीज़, ठीक है, फर्स्ट केस में। फिर सेकंड केस में आएगा 3,960, यहाँ पे आपका लॉस आएगा 400 रुपीज़, अभी भी लॉस में ही है। ओके, फिर 1,000 यूनिट, तो 1,000 पे सेल्स हो जाएगा 10,000 रुपीज़, ये हो जाएगा 6,000, कंट्रीब्यूशन 4,000, फिक्स कॉस्ट 4,000, तो ये हो जाएगा 0। ये वाला जो पार्ट आया ना, ये आपका बीईपी है। क्लियर है? ये बीईपी हो गया। दो 2018 में आएगा बीईपी। अब 2020 19, पहले 19 का चेक कर लें, तो 1,200 यूनिट, तो 1,200 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर इज़ 12,000, 7,200, ये आ जाएगा 4,800, यहाँ पे 4,000 माइनस कर दे तो ये 800 रुपीज़ का क्या आ गया? प्रॉफिट। क्लियर है? प्रॉफिट आ गया। 20 में 1,500 यूनिट तो 15,000, ये हो जाएगा 9,000, ये हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा 4,000, और ये आ जाएगा आपका 2,000 रुपीज़। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, ये सब डेटा दिया था ना, आपको बोले पीवी रेशियो निकालो, तो ध्यान देना पीवी रेशियो का फॉर्मूला कुछ ये होता है, C/S मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? ये जो डिस्कशन है ना, एकदम ध्यान से सुनना आप लोग। मैं बोलता हूँ पीवी रेशियो का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, दैट इज C/S मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सिर्फ ध्यान ये रखे कि ये C और S में पैरिटी चाहिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी नीड पैरिटी इन C एंड S, ठीक है। कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में आपको पैरिटी होना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि अगर 1 यूनिट का, अगर मैं कंट्रीब्यूशन ये वाला लेता हूँ 4, तो सेल्स क्या लेना पड़ेगा? 10। क्या आंसर आएगा? यस आएगा। कितना होगा? तो 4/10 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज़ 40। फिर अगर आप कंट्रीब्यूशन ये लेते हो 400, कंट्रीब्यूशन अगर आप 400 लेते हो ये वाला, क्लियर है, तो सेल्स आपको क्या लेना पड़ेगा? 1,000। आंसर आएगा बिल्कुल क्या? 40। उसमें कभी चेंज होने वाला नहीं है। अगर आप कंट्रीब्यूशन ये लेना चाहो 6,000,
तो आंसर आएगा, बट उसके लिए सेल्स कितना लेना पड़ेगा, 15,000। इन दोनों में पैरिटी चाहिए, जितने यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन उतने यूनिट का ही सेल्स, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो ये कितना आएगा, 40%। ठीक है, ये पैरिटी है। अब अगर ये समझ ही गए अपने कि अब सी एंड एस दो चीज़ चाहिए और दोनों में पैरिटी चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है अब इस ये वाले चीज़ का, सुनना ध्यान से। अगर आप बोल रहे हो कि बस पैरिटी चाहिए, तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये 100 यूनिट से 9,000 यूनिट पे गए अपने, 100 यूनिट से, सॉरी 100 से 900 यूनिट पे, तो अगर मैं ये 400 को 1000 से डिवाइड करूँ तो आंसर आएगा 40, 3600 को 9000 से करूँ तो आंसर आएगा 40। मेरे को इंक्रीमेंटल अप्रोच पे जाना है। इंक्रीमेंटल से मेरा मतलब ये है कि है ना, मेरे को 100 से बाद एक्स्ट्रा कितने बेचे, तो 800 यूनिट बेचे। 100 से जब आप 900 गए तो एक्स्ट्रा कितने बेचे, 800। उस टाइम एक्स्ट्रा सेल्स कितना हुआ, तो आंसर आ रहा है कितना, 8000, 8000 आ रहा है ना। हाँ, तो उस टाइम एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कितना है वो बताओ। तो पहले जब 100 यूनिट थे ना तो 400 रुपये का कंट्रीब्यूशन था। अब जब 900 यूनिट हो गए तब कंट्रीब्यूशन है 3600। हम लोग अब 100 की भी बात नहीं कर रहे और 900 की भी बात नहीं कर रहे, वी आर गोइंग फॉर अ इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो इंक्रीमेंटली आपका कंट्रीब्यूशन 3200 से बढ़ गया है और सेल्स कितने से बढ़ा है। आई मीन टू से दैट कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेल्स जो है ना आपका, वो बढ़ गया 8000 से और कंट्रीब्यूशन बढ़ गया 3200 से। तो अगर ये इन दोनों का इंक्रीमेंटल देखें कि चेंज इन, ध्यान देना, चेंज इन कंट्रीब्यूशन एंड चेंज इन सेल्स, तो इस बार इन दोनों का कंपेयर करें तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन कितना था, 3200 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स हुआ था कितना, 8000। तो इसको डिवाइडेड बाई 8000 करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, योर आंसर विल बी स्टिल 40%। तो ये बात बहुत ही सिंपल तरीके से कहना चाह रहे हैं, वी नीड पैरिटी इन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। फिर यूनिट 1 हो, 100 हो, 900 हो, बीच का 800 हो या 8000 हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, योर पीवी रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है। तो ये एक फार्मूला नया डेवलप हुआ कि है ना, 2 साल का डेटा हो ना, तो आप ऐसा नहीं कि इसका देख के भी बोल सकते हो, इसके साथ साथ इसको इंक्रीमेंटल बेसिस पे भी, जैसे आपने यहाँ पे चेक करे, चलो एक बार यहाँ पे चेक करते हैं। क्लियर है। ध्यान देना आप लोग, इसी फार्मूला को यूज़ करके यहाँ पे सेल्स कितना बढ़ा, 3000, तो चेंज इन सेल्स कितना है, 3000, और चेंज इन कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 4800 से हो गया 6000, तो 1200 ना, तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन इज़ 1200, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 40%। 1200 डिवाइडेड बाई 3000 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, पैरिटी है दोनों में। खैर, हम लोग जो ढूंढना चाह रहे हैं ना, अल्टीमेट जो इस चीज़ डिस्कशन करने का जो ऑब्जेक्टिव था ना, वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप पे है, सुनना एकदम ध्यान से। जब आप ये एक्सेप्ट कर चुके हो ना कि यू कैन यूज़ दैट फार्मूला, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स, इंक्रीमेंटल बेसिस पे 100 से 900 गए तो कितना था वो सेल्स लिखो और उसमें कंट्रीब्यूशन में कितना चेंज आया वो लिखो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब एकदम इम्पॉर्टेंट बात, जब अगर कंट्रीब्यूशन दिया ही होता है, मान लो ये डेटा दिया ही है 4800 एंड 6000 जैसे आपने निकाला ना अभी, तो फिर मुझे ये चेंज को क्यों देखना है। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट पीवी रेशियो, मैं 4800 को 12000 से डिवाइड करूंगा, या चाहे तो 6000 को 15,000 से करूं। ठीक है, ये चेंज में पढ़े क्यों, तो चेंज में इसलिए पढ़े, ध्यान देना, हमने लिखने को तो ये लिखा है अभी कि जो कंट्रीब्यूशन में चेंज होगा वो उठा के रख लो और डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। बट ये बात बहुत कंफर्म है कि जितना चेंज ये कंट्रीब्यूशन में होता है ना, कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा 4800 से 6000, उतना ही एग्जैक्ट चेंज आपके प्रॉफिट में भी होता है। ये तो बात कंफर्म है ना, क्योंकि इसके बाद वाला स्टेप तो क्या है, फिक्स कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट। हम लोग कितनी बार बोल चुके हैं कि आप जितना आपका
कंट्रीब्यूशन बढ़ाओगे उतना एग्जैक्ट चेंज होगा किस में, प्रॉफिट में। ये तो एकदम क्लियर है ना, जितना आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट उतना ही चेंज आएगा प्रॉफिट में, बिकॉज कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के बीच में होता क्या है, फिक्स कॉस्ट, वो कांस्टेंट रहता है। अगर आपका मान लो कंट्रीब्यूशन 10,000 है और फिक्स कॉस्ट 4,000 है, कंट्रीब्यूशन 10,000, फिक्स कॉस्ट 4,000, तो प्रॉफिट कितना आएगा, 6,000। अगर कंट्रीब्यूशन 10 की जगह 15 हो गया तो जो प्रॉफिट 6 है ना, 6 से बढ़ के 11 हो जाएगा ना, वो सीधा सीधा बात है, क्लियर। तो जितना चेंज कंट्रीब्यूशन में आता है उतना ही चेंज प्रॉफिट में आता है। तो अगर ये क्लियर है कि चेंज इन कंट्रीब्यूशन इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट, इन दैट केस यू कैन यूज दैट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट। चेंज इन प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या था, चेंज इन कंट्रीब्यूशन, बिकॉज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स तो फॉर्मूला ही है पीवी रेशियो का। बट अगर आप दो डेटा दिया है, यू कैन यूज दैट फॉर्मूला, चेंज इन प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन की जगह मैंने प्रॉफिट यूज किया, बिकॉज जितना कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा उतना एग्जैक्ट प्रॉफिट में चेंज आएगा ही आएगा। अब ध्यान देना, यहां पे आपका कंट्रीब्यूशन कितना चेंज हुआ, 1200 से प्लस हुआ ना, तो प्रॉफिट भी तो 1200 से प्लस हुआ। अगर अपने ये डेटा को उठा के रखे तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर अपने इसको देखे तो इस केस में इंक्रीमेंटल सेल्स कितना है, मतलब चेंज इन सेल्स कितना है, 3,000, और चेंज इन प्रॉफिट कितना है, ये रहा डेटा, ठीक है, ये वाला लास्ट, तो वो है 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर कितना आएगा, 40%। दैट मीन्स कि पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला अपने पास आया, दैट फॉर्मूला इज यूजफुल when two-year information is available or two information is available, that change in profit divided by change in sales। change in profit की जगह पहले हमने रखा था change in contribution, because C upon S multiply by 100 is exact formula of PV ratio and we need parity in that, ठीक है। कौन से लेवल ऑफ यूनिट के लिए करना है वो मैटर नहीं करता, दोनों में पैरिटी हो तो काम हो जाएगा। तो जब चेंज लिखा ना तो मैंने स्टार्ट किया चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई ऑफेंडिंग फीलिंग नहीं आना चाहिए उसमें, बट चेंज इन कंट्रीब्यूशन को आप रिप्लेस कर सकते हो चेंज इन प्रॉफिट से, वो बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन चेंज होगा उतना ही तो प्रॉफिट चेंज होगा। ये चीज़ आप कहीं पे भी अप्लाई करो, ध्यान देना। चलो, अगर अपने यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में लिखना चाहे, या यहाँ पे चलो उससे जस्ट पहले ये 2018 और 19 में करे, तो यहाँ पे चेंज इन सेल्स कितना, 18 और 19 के बीच में 2000 से तो चेंज हुआ, क्लियर। और आपका प्रॉफिट कितने से चेंज हुआ, 800 रुपये से, जीरो से कितना हो गया, 800। तो मैंने बोला पीवी रेशियो, तो चेंज इन प्रॉफिट बोल रहे अपने, ठीक है, कंट्रीब्यूशन की जगह, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, तो प्रॉफिट 800 और ये सेल्स कितना चेंज हुआ, 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज़ व्हाट, 40। अब अगर ऊपर देखोगे ना तो कंट्रीब्यूशन में भी उतना ही चेंज आया होगा, 4000 टू 4800, कितना, 800, क्लियर है। वो हर जगह ये चीज़ कांस्टेंट रहने ही वाला है। तो अगर ध्यान दे अपने यहाँ पे, अब देखना ध्यान से, ये ना ये पॉजिटिव डेटा था ना तो अपने को कंफर्टेबल लगता है हमेशा, नेगेटिव डेटा में भी हो सकता है। ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, अगर अपने ये वाला डेटा देखे कि सेल्स यहाँ से कितना बढ़ गया, 990 रुपीज़, आई होप ये समझ में आ रहा है, 10 रुपये से लेके 1000 रुपये हो गया, 990। आपका ये एक्चुअली करेक्ट नहीं किया मैंने यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 3600 लॉस ना, हाँ ठीक है, ये ध्यान रखना, 3600। चेंज कितना हो गया सेल्स में, 990, ओके। प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, तो ध्यान देना अपने ना चेंज इन प्रॉफिट बोल रहे, चेंज इन प्रॉफिट, तो 3996 नेगेटिव था, उससे उठा के आ गया 3600, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो आएगा 396। ये प्रॉफिट में चेंज है, ठीक है। प्लस माइनस का सिंबल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चेंज मांग रहे, चेंज कितना हुआ, तो 396 डिवाइडेड बाय 990 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आ जाएगा आंसर क्या, 40%। क्लियर है। जब ये समझ ही लिया है तो एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है समझना, सुनना ध्यान से। अब है ना अपने डेटा को थोड़ा अलग तरीके से रख रहे,
मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप है ना ये दो कॉलम पे कॉन्सेंट्रेट करो, एक बार हटा देते चलो ना बाकी के कॉलम। मतलब आपको ये दो कॉलम ही दिए, ध्यान देना आप लोग। चलो ठीक, कुछ इस तरीके से डेटा दिया हुआ है कि 9000 का सेल्स है और 12000 हो गया। ठीक है, जब 9000 था ना, अपने पीवी रेशियो निकालना है। व्हाट इज़ फॉर्मूला फॉर पीवी रेशियो? पीवी रेशियो का फॉर्मूला ये रहा, पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट। ठीक है, जब 2 साल का डेटा दिया हो तो डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब ध्यान देना, एक ये डेटा दिया है, जब 9000 का सेल था, लॉस आ रहा था 400, सेल बढ़ के हो गया 12000, तो सेल्स में कितना चेंज आ रहा है? वी आर आस्किंग फॉर चेंज इन सेल्स 3000 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? अगर इसी में हम लोग चेंज इन प्रॉफिट ढूंढने बैठे तो ध्यान देना, आपका प्रॉफिट था कितना? 400 ना, और कितना हो गया? 800। तो जो एरर है ना, लोग जनरली ऐसा लिखते हैं कि सर चेंज हुआ कितने का? 400 का। तो एक बार कैलकुलेट करें अपने, तो 400 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आएगा 13.33 समथिंग। ठीक है, वहाँ पे आपका आंसर गलत हो गया। क्लियर है? बट एक्चुअली आपने गलत क्या लिखा, ये 400, बिकॉज आपका इस जगह पे 900 यूनिट पे प्रॉफिट था -400, और जो 1200 यूनिट पे हो गया +800। मीन्स जो चेंज है ना, चेंज, अब देखो ध्यान से, ये ज़ीरो है, अब -400 पे थे और +800 पे आ गए, तो यहाँ से उठा के ये जो चेंज डिस्टेंस कवर किया है ना, वो तो टोटल 1200 हुआ ना। चेंज इन प्रॉफिट इज़ 1200। अगर ये 400 होता और 800 पे जाते तो अपने बोलते कि चेंज कितने का है? 400 का। बट -400 से उठा के आप चले गए कितने? 800, तो चेंज तो 1200 का है। तो अगर 1200 है तो आप लगाओ 1200 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, योर आंसर इज व्हाट? 40%। क्लियर है? तो एक और फॉर्मूला अपने पास आ रहा है, that is applicable to calculate PV ratio when 2 year information is there. That formula is what? Change in profit divided by change in profit divided by change in sales। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप ये फॉर्मूला अपना जो फॉर्मूला का सीट है ना, वहाँ पे लिख दो। ये बहुत सिंपल, क्लियर, समझ में आया है? क्लियर है? हमने स्टार्ट किया था चेंज इन कंट्रीब्यूशन से, बट फिर आगे पता चला कि जितना कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा उतना एग्जैक्ट चेंज किस में आता है? प्रॉफिट में। तो जब ये डेटा यूज़ करना है ना, तो कंट्रीब्यूशन का इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होगा। जैसे ये वाला सम है, रीड करो, कहाँ है कंट्रीब्यूशन? पता ही नहीं है। हाँ, बट प्रॉफिट पता है, तो इसके बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर इसमें आंसर निकालना स्टार्ट करें तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू, ध्यान देना, ये फॉर्मूला भी आपको लिखना ही है, आयुब आपने लिख लिया होगा, दैट चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। चेंज इन प्रॉफिट कितना है? तो 20 से कितना हो गया? 25 ना, तो 5000। इतना ही एग्जैक्ट चेंज आया होगा उसके कंट्रीब्यूशन में। और ये सेल्स कितना बढ़ गया? 1,50,000 से 1,70,000, तो 20,000, तो मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 25। पीवी रेशियो इज 25%, दैट इज कंफर्म। क्लियर? अब बहुत सारा इजी स्टफ हो गया है, अब 1 बाय 1 हम लोग कर ही सकते हैं। क्लियर है? तो चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपने। सम नंबर 14। ठीक है, पहला आंसर पीवी रेशियो, उसमें लिख लेंगे अपने चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो चेंज इन प्रॉफिट में था, आप देखना ध्यान से, कितना चेंज आया था? 5,000 रुपये का।
और प्रॉफिट सेल्स में कितना चेंज आया 20,000, तो ये तो यहाँ लिख देंगे 5,000 डिवाइडेड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर इज 25%। ओके। सेकंड बीईपी। ओके, बीईपी का अगर फॉर्मूला निकालना हो, बीईपी इन रुपीज़ में ही निकाल पाएंगे ना, यूनिट का डेटा तो पता नहीं है, वो सेलिंग प्राइस नहीं है, तो आंसर इज़ फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट अगर ढूंढना है मुझे, क्योंकि पीवी रेशियो तो आ गया 0.25, तो फिक्स कॉस्ट अगर ढूंढना है ना, तो ध्यान देना, कोई भी एक डेटा उठा दूँ, जैसे कि आप 2011 का डेटा उठाओ, तो पर्टिकुलर ध्यान देना इन रुपीस फॉर 2011, तो सेल्स था उस टाइम 1,50,000। ओके, इफ़ योर पीवी रेशियो इज़ 25 ना, तो वेरिएबल कॉस्ट इज़ 75% ऑफ सेल्स। ये बहुत कन्फर्म है। तो 1,50,000 का 75% करे तो 1,12,500, तो सी आ जाएगा आपका 37,500। इसमें से ध्यान देना, माइनस होगा फिक्स कॉस्ट और जो बचा वो हो जाएगा प्रॉफिट। और अगर 2011 का प्रॉफिट देखें अपने, तो कितना था 20,000 ना, 2011 का प्रॉफिट कितना था 20,000। तो अगर अपने यहाँ पे रिवर्स वर्किंग में 20,000 रख दे इसको, हो गया, तो 37,500 में से 20,000 तो प्रॉफिट था, तो फिक्स कॉस्ट कितना आएगा 17,500। हमने ये कैलकुलेट कर दिया। इफ़ यू वांट टू रिकनसाइल दैट थिंग, यू हैव टू पुट दैट इन 2012 डेटा। 2012 में 1,70,000 है, 1,70,000 का 75% तो वेरिएबल कॉस्ट होगा 127,500, तो उसमें से हटा दे वो, तो आ जाएगा 42,500। और उस टाइम प्रॉफिट था 25,000, तो ऑफकोर्स है रिवर्स वर्किंग में ये कितना आएगा 17,500। तब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि फ़िक्स कॉस्ट अपने ढूंढ लिया, ठीक है। तो ये निकाल के यहाँ पे लगा सकते हैं 17,500। तो 17,500 डिवाइडेड बाय 0.25, आंसर इज 70,000, दैट इज़ योर बीईपी। क्लियर है? ये सेकंड भी आंसर हो गया। एक और चीज़ सुनना ध्यान से, अगर 70,000 आपका, ध्यान देना 70,000 इज़ योर बीईपी, तो पहले साल कितना सेल्स करे 2011 में 1,50,000, उसमें से 70 तो आपका बीईपी था ना, तो एक्सेस सेल कितना किया 80, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो 80 है। क्लियर है? और यहाँ पे था 1,70,000, उसमें से 70 बीईपी 2012 में, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 1,00,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है ना, दैट इज़ ओवर एंड अबव बीईपी सेल्स, वो प्रॉफिट नहीं होता, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है उसमें, तो 80,000 पे पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसका, दैट इज़ 25, तो आ जाएगा 20,000। ठीक है, इसका 25% करे तो आ जाएगा 25,000। ठीक है, एक फार्मूला पहले भी अपने लिखाया था, जो आई होप आपको ये याद होगा, दैट मार्जिन प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, अगर याद हो तो इससे पहले वाले लेक्चर में, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉफिट भी निकल सकता था। ओके, तो ये दो आंसर हमने कंप्लीट कर दिए। और उसके बाद चेक करें कि है क्या। और तो दूसरा पूछा उसने, द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। ईजी है। ठीक है, थर्ड, ये आंसर नंबर 1 था, ये आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3 अगर आपको चाहिए तो सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। ठीक है, 40,000 रुपीज़, तो वो फार्मूला लगेगा ना, सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्लियर है? चलो ध्यान देना,
तो फिक्स कॉस्ट था आपका 17,500, प्रॉफिट इज़ 40,000, पीवी रेशियो था 0.25, तो 40,000 प्लस 17,500 ये आ गया 57,500 होल डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये आ जाएगा आपका 2,30,000 रुपीज़। क्लियर। एक और चीज़ सुनना ध्यान से, ये तो खैर अपना कन्वेंशनल पैटर्न है टू कैलकुलेट सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। एक और चीज़ है, सुनना यहाँ पे ध्यान से, ये वाला पार्ट तो ना कोई काम का नहीं है, मैंने ऐसे ही लिखा था। ओके, आपको अपने केस में बीईपी पता है कितना, 70,000। मैंने ये अलग तरीके से दिखा रहा हूँ, क्लियर है। आपने अभी अभी एक फॉर्मूला लगाया प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू MOS मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना चाहिए आपको, 40,000 चाहिए ना, तो 40,000 प्रॉफिट के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना रखना पड़ेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो ढूंढ रहे, पीवी रेशियो तो 0.25 है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 40,000 होल डिवाइडेड बाय 0.25, आंसर इज़ 1,60,000, ठीक है, 1,60,000। अब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, तो वो होता है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, ठीक है। तो अगर अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो पता ही है 160 विद दैट रिवर्स वर्किंग, एक्चुअल सेल्स ढूंढे, मान लो उसको एक्स रखते, बीईपी सेल्स कितना था, तो बीईपी तो था 70,000, तो यहाँ से अपने 70,000 माइनस करें, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1,60,000 प्लस 70,000, आंसर आ गया 2,30,000, ठीक है। सेल्स पर डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं यूज़ किया मैंने, दूसरा कंसेप्ट लगाया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढते हैं, वो होगा 160, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो एक्सेस सेल्स होता है ना, ओवर एंड अबव बीईपी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में बीईपी ऐड करो, आपका एक्चुअल सेल्स आ जाएगा, क्लियर है। वैसे करना नहीं है ये पैटर्न से, करना तो आपको उसी पैटर्न से, बट ये एक रास्ता है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कभी अगर अपने स्टक हो जाए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है। ओके, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा वो तो सम पे पता चलेगा ना, मैं तो सिर्फ ऐसे शेयर कर रहा हूँ, शायद कभी ये पैटर्न से आप यूज़ करना पड़े आपको, उस पैटर्न से आप सम कर रहे हो, क्लियर है, क्या पता। ओके, तो ये थर्ड आंसर है, और नहीं भी करना पड़े एक भी सम में, बट अपने एक्सपोजर होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें हैं, ऐसा कुछ। कोई और पैटर्न से भी कर सकता है बैठ के। फिर क्या फोर्थ, प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 250, तो ये भी बहुत सिंपल है, प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज इक्वल टू ₹2,50,000। अब इसको करने का सिंपलेस्ट पैटर्न ये है, तो ध्यान देना, तो कंट्रीब्यूशन उस टाइम कितना होगा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। अब सेल्स बोल रहे हो 2,50,000, उसका पीवी रेशियो है 25%, तो 2,50,000 का 25% तो आ जाएगा कितना, 62,500 रुपीज़, क्लियर है। अब अगर अपने प्रॉफिट निकालना चाहें तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 62,500, फिक्स कॉस्ट था 17,500, थी ना, पहले से ही पता है अपने को, फिक्स कॉस्ट अपने ऊपर निकाल के बैठे ये वाला, क्लियर है। तो अगर अपने प्रॉफिट उसमें माइनस करें तो ये आ जाएगा 45,000। अब दूसरा कोई कैसे करेगा, करना हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट यूज़ करके 2,50,000 में 70,000 तक तो बीईपी ने पहुंचाया, उसका ऊपर कितना सेल्स किया, 1,80,000 ना, तो बस इसका 25% प्रॉफिट होगा, आ जाएगा 45,000। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करो, बिकॉज प्रॉफिट आता कहाँ से है, बीईपी तक जब पहुँचते हैं ना तब तो फिक्स कॉस्ट रिकवर करते हैं, उसके बाद जो सेल होता है जिसको अपने बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बीईपी के बाद वाला सेल्स, तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वही तो प्रॉफिट होगा, क्लियर है।
तो इस पैटर्न से उसी में आपका प्रॉफिट आएगा, ठीक है। वो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना, उसी में आपका प्रॉफिट आने वाला है। मीन्स जो एक्स्ट्रा सेल्स था ओवर एंड अबव BEP 180, उसका 25%, तो आपका स्ट्रेट अवे प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? 45,000। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ देखते, फिफ्थ क्या पूछा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। बोले 50,000 का अगर प्रॉफिट है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा। तो ध्यान नहीं देना आप लोग, कोई है ना इसको ऐसे पूरा कैलकुलेट करेगा कि पूछ क्या रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹50,000। प्रॉफिट का और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। क्लियर है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है ना, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है उसी को तो प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो कोई पहले ऐसे मतलब किसी का ब्रेन चल रहा है ना, तो वो बहुत सिंपल कैलकुलेशन। अदरवाइज एक लॉन्ग कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से लोग कर सकते हैं कि सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। पहले देखते हैं कि 50,000 के प्रॉफिट के लिए कितना सेल्स करना पड़ेगा। तो वो कुछ ऐसे लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PV रेशियो। तो योर फिक्स कॉस्ट इज 17,500 प्लस 50,000 आपका प्रॉफिट है, होल डिवाइडेड बाय 0.25 करे तो 17,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये आंसर आ रहा है 2,70,000। ठीक है, ये हो गया आपका जब आपका 50,000 का प्रॉफिट होगा। अब अपने इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है ना, तो आप ऐसा बोलोगे MOS इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स। मतलब जब 50,000 प्रॉफिट होगा तभी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी उस टाइम का चाहिए, तो तब एक्चुअल सेल्स होगा 270 एंड BEP सेल्स दैट वी ऑल नो दैट इज़ व्हाट 70,000 70। क्लियर है? वो अपने पहले निकाल के आए हैं। ये ना BEP 70,000। ओके, तो अपने यहाँ पे लिखेंगे 2,70,000 माइनस 70,000 और आंसर इज़ 2 लाख। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा करना नहीं है हमें। हमको क्या करना है कि व्हाट इज़ फार्मूला ऑफ MOS, सॉरी ध्यान देना, एक प्रॉफिट का फार्मूला ये ना 2-3 बार फार्मूला हम यूज़ कर ही चुके हैं, MOS मल्टीप्लाई बाय PV रेशियो। ठीक है, ये आप हर एक सम में घुमा फिरा के सब चेक करोगे ना, तभी आपको वो जो पर्टिकुलर सम है उसमें एग्जैक्टली क्या यूज़ करना है वो क्लिक होगा। ये चैप्टर का यही है, ठीक है। आप सब एंगल से देखने का ट्राई करो। तो इस बार प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं, 50,000 ना। चलो MOS ढूंढते हैं, उसमें PV रेशियो तो 25 है ही, तो 0.25, तो बहुत ही सिंपल हो गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, ध्यान देना इसको एज इट इज छोड़े, प्रॉफिट मतलब जो था 50,000 ना, 50,000 डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। मैं बोल रहा हूँ ये वाले पैटर्न से करना था अपने को। अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, दैट मीन्स कि अपने करेक्ट ट्रैक पे है। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करके ला रहे हो ना, दैट मीन्स अपने समझ में नहीं आ रहा प्रॉपरली चीज़ें। ठीक है, तो ये 5th पॉइंट हो गया। चलो लास्ट शायद 6th पॉइंट भी है ना उसमें, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2 पीरियड। तो ये तो सिंपल हो गया ना कि वेरिएबल कॉस्ट 2 पीरियड, ध्यान देना 6 वेरिएबल कॉस्ट फॉर 2011 एंड 2012। अपने यहाँ पे एक चीज़ लिख ले, PV रेशियो इज इक्वल टू 25%, तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज इज इक्वल टू 75। तो वेरिएबल कॉस्ट फॉर 2011 सिंपल, दैट इज़ 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 75%। सेल्स तो 1,50,000 था ना उस टाइम, तो ये आ जाएगा 1,12,500। एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर 2012, तब सेल था 1,70,000, उसका 75%, तो आगे 1,27,500। दैट्स इट। ये अपने आंसर कंप्लीट हो गया है। सारा पूरा का पूरा सम वो 14 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 1 बाय 1 आपको कॉपी करना है। चलो देखना ध्यान से, ये रहा पार्ट 1 एंड 2। ठीक है, मैंने ये पूरा कैलकुलेशन लिखा है और 17,500 रिवर्स वर्किंग्स आया, वो भी यहाँ दिखा दिया है। क्लियर है? तो ये आप कॉपी कर लो पॉज करके, फिर आपका पार्ट 3 ये स्टार्ट होगा। खैर ये वाला पार्ट भी अपने
हाँ, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000, ठीक है। उसमें पार्ट 3 ये रहा, सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट वैसे है। और कोई ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला पैटर्न भी यूज़ कर सकता है, ठीक है, कि पहले बीईपी है, फिर प्रॉफिट का ये फार्मूला लगा के मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल देते हैं, फिर दोनों का एडिशन करके बोलेंगे कि इतना सेल्स करने के लिए आपको 230 का सेल्स करना पड़ेगा, इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए। हम लोग खैर ये वाला सीधा कैलकुलेशन करेंगे जो आपने किया हुआ है, क्लियर है। तो ये आंसर नंबर 3 है, पॉज करके लिखना पड़ेगा आपको। फिर ये आंसर नंबर 4 था, प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज़ 250, ठीक है। इसमें भी एक और पैटर्न था शायद, ये रहा कि 250 में से 70 साइड करो, आया कितना 180, 180 का 25% कर दो। तो ये आंसर नंबर 4 था। आई होप बहुत क्लियर है। एक रिक्वेस्ट है, एक तो ना कंटिन्यूटी में देखो आप लेक्चर्स जितने कंटिन्यूटी में आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज लिंक नहीं बैठा ना। एक तो ना फर्स्ट लेक्चर के बाद बहुत बड़ा गैप हो गया था कोइंसिडेंटली, कि बहुत दिन के बाद दे पाए आपको सेकंड लेक्चर। तो आप कंटिन्यूटी में देखो लेक्चर, और अगर आपको कोई डाउट क्रिएट हो रहा है ना तो आपके पास नंबर है, ठीक है। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि उसी टाइम आप इंस्टेंट सॉल्व करवाओ, अदरवाइज़ इसमें बहुत प्रॉब्लम पड़ेगा। ये तो चीज़ें आगे बढ़ती रहेगी। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग वापस से बोल रहा हूँ, 10 फ्लोर बिल्डिंग है ना, तो अपने फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं है अभी इतना बाकी है, क्लियर है। मतलब 10% मार्जिनल कॉस्टिंग भी ख़त्म नहीं हुआ है, बेस क्रिएट हो रहा है जिस पे अभी सब कंसेप्ट का एप्लीकेशन आने वाला है आगे। ये 5th पॉइंट था, दैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन प्रॉफिट इज़ 50। मैं बोल रहा हूँ आपको ये यूज़ करना चाहिए, टेबल में जो ये स्क्वायर में डाला है ना वो, कि प्रॉफिट इतना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, तो आ जाएगा। और लास्ट में वेरिएबल कॉस्ट, तो सिंस पीवी रेशियो 15 है तो वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी पीवी रेशियो 25% है, तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी 75% ऑफ सेल्स। तो जितना सेल्स था उसका 75% करके लगा दिया। मैं एक बार 5th वाला क्वेश्चन वापस से दिखा देता हूँ, दोनों पैटर्न से किया है। देखो, एक अगर किसी को यही करना है तो यहाँ पे पॉज करके कर सकते हैं। पहले टोटल सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट निकालो, ठीक है, फिर उसमें से बीईपी हटा दो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ये स्क्वायर में डाला हुआ पैटर्न आपको आना चाहिए। उसके बाद ये रहा, ठीक है। तो आई होप ये सारे सम आप कर पाओगे, ये जो पूरा सम है वो आप कर पाओगे प्रॉपरली, और कॉपी कर लो आप, ठीक है, यहाँ पे। ओके, अगर कॉपी हो गया आपका तो नाउ वी कैन एंटर इन दी दैट एडवांस सम सेगमेंट, ठीक है। वहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। फर्स्ट बेसिक सारे के सारे सम ख़त्म हो गए अपने साइड से, अब एडवांस सम में एंटर करते हैं। एडवांस सम में कुछ सम आपके अभी जो किए ना वैसे कॉपी होंगे, जैसे कि ये है सम नंबर 2, द रिलायबल बैटरी कंपनी फर्निश यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे सेल्स दिया है फर्स्ट हाफ का, सेकंड हाफ का सेल्स दिया है, प्रॉफिट अर्न इज गिवन 21,600 एंड 64,800। बोले पीवी रेशियो निकालो, फिक्स कॉस्ट निकालो, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वेर सेल्स इज 648, ठीक है, वो निकालो, द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,08,000। तो ये चारों के चारों आंसर आप निकाल ही सकते हो। यू हैव टू स्टार्ट विथ पीवी रेशियो, एंड पीवी रेशियो कैसे आएगा, दैट चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। क्लियर है, आप अपने एक्सप्लेन कर दिया पहले। तो विद दैट यू कैन कैलकुलेट दैट सम। सम नंबर 2 इज़ योर होमवर्क, और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें होमवर्क में, ठीक है, बहुत सिंपल, अपने ज़्यादा दे नहीं रहे होमवर्क, और जो वही सम दिया जा रहा है जो आपने कर रखा है यहाँ पे, क्लियर। इसके अलावा वैसे जैसे जैसे डिस्कस करेंगे ना ये लेक्चर में, आपको होमवर्क सम एलोकेट होते रहेंगे, बट जो अभी आ रहे हैं वो बता देता हूँ। एक ये करना आप, प्रैक्टिस सम में सम नंबर 1। अब ये अपने प्रैक्टिस क्या रखते हैं कि मैंने ये लेक्चर शेयर किया, ठीक है, जैसे ही आप देख रहे हो ना, आपको आंसर निकाल के मेरे से शेयर कर देना है व्हाट्सअप के थ्रू कि सर मेरा ये आंसर आ रहा है। अल्टीमेट क्या करना है अपने को, सम नंबर होना चाहिए, और वो जो पूरा कैलकुलेशन है ना उसका फ़ोटो निकाल के आप शेयर करो मेरे साथ, तो मैं आपको उसी टाइम वेरीफाई करके दे दूँगा। क्लियर है, ताकि पता चले कि आप होमवर्क कर रहे हो कि नहीं। आप करके शेयर करना, ठीक है। उसके बाद ये भी आपको होमवर्क में करना है, सम नंबर 2 भी। बहुत सारे कर ही सकते हो होमवर्क में आप। अभी आप इतना ही रखो, चलो। ये कैंसिल कर देना, ठीक है। सम नंबर 4 प्रैक्टिस सम नंबर 4 कैंसिल करना, ये अपने कर चुके। सम नंबर 9 था ना बेसिक में, वही है, थोड़ा घुमा के दिया है।
बाकी आप कैंसिल कर सकते हो इसको, ठीक है। आप यही रखो ना, चलो वो जो पहले सम नंबर 1 2 यहाँ पे है प्रैक्टिस सम में, और जो एडवांस सम स्टार्ट किया हमने उसमें सम नंबर 2, दैट इज योर होमवर्क, ये वाला। क्लियर है? तो नेक्स्ट सम रीड करना। चलो सम नंबर 3, ये भी इजी सम है बट थोड़ा अलग पैटर्न से है, तो अपने देख लेते हैं उसको। द फॉलोइंग फिगर रिलेटेड टू अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग अ वेरिड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। तो एक 31/12/2011 का डेटा है, वेर सेल्स इज 22,23,000 एंड योर टोटल कॉस्ट इज 19,83,600। इट इज टोटल कॉस्ट विच इंक्लूड्स वेरिएबल एंड फिक्स बोथ। क्लियर है? फिर नेक्स्ट ईयर का 2012 का डेटा है, जहाँ पे सेल्स था 24,51 एंड योर कॉस्ट इज 21,43,200। क्लियर है? एज्यूम स्टेबिलिटी इन प्राइस, प्राइस सेम है, वेरिएबल कॉस्ट केयरफुली कंट्रोल टू रिफ्लेक्ट प्री डिटरमाइंड रिलेशन। आपको पूछा क्या है? द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो टू रिफ्लेक्ट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फॉर प्रॉफिट एंड सेल्स। पीवी रेशियो पूछ रहा है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। एनी अदर फिगर, कॉस्ट फिगर टू बी डिड्यूस फ्रॉम डेटा। ठीक है, एनी अदर फिगर मतलब और कॉस्ट के रिलेटेड कौन सी फिगर निकाल सकते हैं? तो वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं अपने हर एक साल का, और अगर आगे पता चले तो फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है, वो भी आपको निकालना पड़ेगा इन दैट क्वेश्चन। तो पीवी रेशियो में आप ध्यान देना, हमने अभी अभी ये जो डेटा दिया है ना कि 2 साल का आपके पास डेटा आ जाए ना, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाता है, दैट इज़ व्हाट, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स ना। इस बार प्रॉफिट नहीं दिया है कि प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट तो निकाल ही सकते हो ना आप। ध्यान देना, एक यहाँ पे कॉलम अपने ऐड कर दो प्रॉफिट का, तो 22,23,000 माइनस 19,83,600, तो ये आ गया आपका 2,39,400। ये आपका प्रॉफिट ऑफ 2011 ना, तो 2451 माइनस 21,43,000, 2451 माइनस 21,43,200, ये आ गया आपका 3,07,800। तो अब तो सिंपल हो गया ना, चेंज इन प्रॉफिट इज़ अवेलेबल विथ यू, आप इजीली निकाल सकते हो प्रॉफिट कितना चेंज हुआ। तो प्रॉफिट चेंज हुआ 68,400 से। क्लियर है? और आपका सेल्स कितना चेंज हुआ है? तो 2451 माइनस 2223, 2,28,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 68,400 डिवाइडेड बाय 2,28,000 मल्टीप्लाई बाय 100, योर आंसर इज 30%। पीवी रेशियो आपका 30% होगा इन दैट क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये चीज़ देखना था हमको, तो आप चलो ना यहाँ पे लिख देते इसको प्रॉपरली। सम नंबर 3, ठीक है, बेसिक नहीं लिख रहा हूँ, नॉर्मल सम जो है, ठीक है, एडवांस सम जो है, उसमें हम लोग एक बार है ना वो प्रॉफिट का डेटा निकाल दें। तो 2011 का और 2012 का अपने डेटा लिख देते हैं। तो सेल्स दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, वी कैन इजीली गेट द प्रॉफिट। क्लियर है? तो आपका सेल्स था 2011 का 22,23,000, 22,23,000, और 2012 का सेल्स है 24,51,000। ओके, कॉस्ट जो था वो था इसका 19,83,600, 19,83,600, वो माइनस कर दे तो प्रॉफिट आ जाएगा। और इसका था 21,43,200। क्लियर है? तो हमने प्रॉफिट निकाल ही दिया था वैसे तो, ये टोटल कॉस्ट ही दिया हुआ है, प्रॉफिट था एक बार वापस से कैलकुलेट कर देते हैं। $2,39,400। क्लियर है? और
दूसरा जो प्रॉफिट है ये अपने रिकंसाइल करे तो आया था ना 2,39,300, और अगर 2,39,400, फिर अगर अपने उसका करें सेकंड का तो आ रहा था 3,07,800। क्यों निकाला? बिकॉज आंसर नंबर 1 ऐसा है, पीवी रेशियो, उसका प्रॉफिट आएगा चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो चेंज इन प्रॉफिट आपका देखा जाए तो 68,400, इन दोनों का जो चेंज निकाला था ये रहा, क्लियर है। इन दोनों का जो चेंज आ रहा है डिफरेंस वो आ रहा है 68,400, और ये जो सेल्स है उसका डिफरेंस आ रहा था अपना 2,28,000। तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2,28,000 मल्टीप्लाई बाय 100, योर आंसर इज़ 30%। पीवी रेशियो फॉर दिस सम इज़ 30%। अगर ये ख़त्म हो गया तो ध्यान देना, एनी अदर कॉस्ट फिगर, तो अपने 1 बाय 1 निकाल दे। देखो पर्टिकुलर 2011 एंड 2012, अब सब निकाल ही सकते हो। ध्यान देना, अगर मैं टोटल कॉस्ट रखूँ यहाँ पे तो टोटल कॉस्ट था आपका 19,83,600, 19,83,600, और इसका था आपका 21,43,200, 21,43,200, ठीक है। इसमें से अगर वेरिएबल कॉस्ट निकालना है एट द रेट ऑफ 70% ऑफ सेल्स, आई होप ये समझ में आ रहा है। सिंस पीवी रेशियो इज़ 30 तो वेरिएबल कॉस्ट 70। तो ध्यान दे, अपने 2011 का सेल्स था 22,23,000 ना, तो 22,23,000 का 70% किया जाए तो ये आ जाएगा आपका 15,56,100, ये वेरिएबल कॉस्ट है। अगर ये हटा दे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा वो आ रहा है 4,27,500, क्लियर है। वैसे अगर आप समझ रहे हो ध्यान से तो ये भी 4,27,500 आना ही चाहिए। खैर अपने इसको रिकंसाइल करें तो यहाँ पे 2012 में भी 70% है, बट किसके? 24,51,000 का, 24,51,000 उसका 70% किया जाए तो आएगा वो 17,15,700। बस ये माइनस करें अगर 21,43,200 में से 17,50,000, you will get the answer 17,15,700, तो you will get the answer, वो आ जाएगा आपका 4,27,500। आई होप क्लियर जा रहे हैं अपने, ठीक है। तो ये दो आंसर है सम नंबर 3 के लिए, आपको पॉज करके लिख देना चाहिए। ये रहा आंसर नंबर 1, ठीक है, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो, क्लियर है। ये पीवी रेशियो का कैलकुलेशन है, और ये एनी अदर कॉस्ट फिगर, तो ये इसमें दोनों कॉस्ट आ गया, वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। ये कांस्टेंट रहना था और रहा भी है, क्लियर है। अब पॉज करके लिख लो। ओके, तो जो नेक्स्ट सम देखना है हमको आफ्टर दैट सम नंबर 3 हो गया, ठीक है। ओके, सम नंबर 1 देखना, चलो आप लोग। ऑपरेशन मैनेजमेंट में अपने ओएम में था ना एक वो इनडिफरेंस पॉइंट बिटवीन टू मशीनरी, ऐसा हम सीखे हैं, ठीक है। जो लोग ओएम का जो शायद फर्स्ट चैप्टर ही है वो, कि दो मशीन के बीच में इनडिफरेंस पॉइंट निकालना हो तो कुछ ऐसा था ना कि चेंज इन, मतलब डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट एंड डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, ऐसा कुछ याद है इनडिफरेंस पॉइंट। उसका ना एक कुछ इंटरप्रिटेशन भी है जो भी आपको आना चाहिए, अगर आपको याद हो तो, कि मशीन ए है और मशीन बी है, ठीक है। मान लो उसका फ़िक्स कॉस्ट 50,000 रुपये है और इसका फ़िक्स कॉस्ट 80,000 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इसका था 10 रुपीज़ और इसका था 7 रुपीज़, क्लियर। ये होगा ना, इसका फ़िक्स कॉस्ट कम है तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगा,
इसका फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। क्लियर है? तो हम लोग एक इनडिफरेंस पॉइंट निकाल रहे थे जहाँ पे क्या था कि चेंज इन डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट किन दोनों में। मैं ना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी टॉट टू यू इन ओएम। ठीक है, ओएम में अपने पढ़ चुके हैं कि इन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन टू मशीनरी क्या होता है, डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हम लोग ऐसे निकालते हैं इन दोनों में डिफरेंस कितना है फिक्स कॉस्ट में 30,000 और इन दोनों में 3 रुपीज़। ठीक है, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 3 आप ऐसे लिखोगे और आप बोलोगे इन डिफरेंस पॉइंट इज़ 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट बनाओगे ना तो ये सिस्टम फॉलो करो या ये मशीन ए हो या मशीन बी हो, योर ओवरऑल प्रॉफिट विल रिमेन सेम एट 10,000 यूनिट्स। ठीक है, फिर आपसे कोई पूछे सर 10,000 से नीचे कौन सा बेटर है, तो वो बेटर है जिसका फिक्स कॉस्ट कम है, बिकॉज 10,000 पे तो दोनों इक्वल है और उससे पहले क्या होगा, तो जिसका फिक्स कॉस्ट कम है ना वो बेटर रहेगा। मीन्स अपने विदाउट कैलकुलेशन बोल सकते हैं कि ये बेटर रहेगा। और अगर प्रिसाइजली समझे थे वो वाला कैलकुलेशन तो वी कैन से दैट कि अगर 10,000 से एक यूनिट कम बनाते ना, सपोज 999 बना रहे हो, तो ये वाला सेटअप आपको 3 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट देगा। क्लियर है? 3 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट देगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो गैप है ना वो 3 रुपये का ही है। क्लियर है? इस तरीके से अपने पढ़े थे। तो इन शॉर्ट मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ 10,000 से नीचे अगर है तो मशीन ए इज़ बेटर और 10,000 से ऊपर जाएगा तो मशीन बी इज़ बेटर। जब कम हो ना डिमांड, कम डिमांड हो तो वो मशीन लेना चाहिए या वो सेटअप लेना चाहिए जिसका फिक्स कॉस्ट कम हो। क्लियर है? बिकॉज फिक्स कॉस्ट अगर अपफ्रंट दे ही दिया आपने तो वो तो लॉस ही हो गया ना। अगर आपका कैपेसिटी है रिकवर करने का, बहुत हैवी डिमांड है मार्केट में, तो इन केस ऑफ हैवी डिमांड यू शुड सिलेक्ट, इस केस में बात करें तो मशीन बी, यू शुड सिलेक्ट मशीन विथ अ लोअर वेरिएबल कॉस्ट, जिसका वेरिएबल कॉस्ट कम हो उसको सिलेक्ट करते हैं जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, भले फिक्स कॉस्ट उसका हायर हो, फिक्स कॉस्ट भले हायर हो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो बहुत हैवी डिमांड पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर बहुत हैवी डिमांड पे ऑपरेट कर रहे हो तो सारा रिकवरी हो जाएगा, उसके बाद आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे। ठीक है, जैसे इस केस में 10,000 यूनिट इज इंडिफरेंस पॉइंट, इससे नीचे होगा तो आपके लिए बेटर रहेगा ए, ऊपर होगा मतलब हैवी डिमांड है तो क्या बेटर रहेगा बी, क्योंकि बी का वेरिएबल कॉस्ट तो कम है। खैर अपने अगर वापस से इसको एक्सप्लेन करें, मैं वैसे ऐसा सोच रहा था कि रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड इन योर ऑपरेशन मैनेजमेंट, बट अगर अपने वापस से देखें तो ध्यान देना इसी डेटा को कंटिन्यू करते थोड़ा प्रॉपर मैनर में। चलो ध्यान देना, सम नंबर 1 अगेन बेसिक नहीं है वो वाला। ठीक है, अपने एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो फिक्स कॉस्ट ए और बी, इसका था अपना 50,000 और इसका था 80,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इसका था 10 और इसका था 7। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इसका था, दोनों में 20 रुपीज़ है। क्लियर है? तो हम लोग अगर इंडिफरेंस पॉइंट निकालें ना कि कौन सा आपको मान लो एक बार है ना अपने इंडिफरेंस पॉइंट अपने को आता ही है, इंडिफरेंस पॉइंट का आपने निकाला था ना अभी 10,000 यूनिट आया था। तो अगर अपने 10,000 यूनिट के लिए कैलकुलेट करें, सुनना ध्यान से, पर्टिकुलर ए एंड बी, तो 10,000 यूनिट पे क्या होने वाला है कि दोनों का प्रॉफिट जो आएगा ना, अल्टीमेट प्रॉफिट वो सेम आएगा। एक बार चेक कर देते हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट्स इंडिफरेंस पॉइंट अपने निकाले थे, अगर ध्यान दो तो कुछ ऐसा फॉर्मूला है कि चेंज इन फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट में कितना डिफरेंस है 30,000 का, ये रहा ना, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में 3 रुपीज़ का है, तो ये 10,000 यूनिट्स हो जाएगा। तो अगर अपने 10,000 यूनिट पे ही कैलकुलेट करें नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000, तो दोनों का प्रॉफिट सेम आएगा दोनों सिस्टम से, वो कंफर्म है। क्लियर है? तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है अपना 20, तो टोटल सेल्स दैट विल बी 2 लाख रुपीज़। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़ तो 1 लाख, और 7 मल्टीप्लाई बाय 10,000 70,000। 7 रुपीज़ था ना ये रहा, और इसका 10 था, मल्टीप्लाई बाय यूनिट करना 10,000, तो आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, ये कितना 1 लाख, और यहाँ पे आएगा 1,30,000। दैट इज़ नॉट योर प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट थोड़ी ना अपना। कोई बोले सर कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, बट इस बार फिक्स कॉस्ट दोनों में कांस्टेंट थोड़ी है। ए में था आपका 50,000, ठीक है, ए में कितना है 50,000, अपने एज्यूम किया हुआ है सम ये तो,
और इसमें था 80,000, तो माइनस करें तो आंसर आ जाएगा प्रॉफिट कितना 50,000 और इसका भी कितना 50,000। आई होप ये तो समझ में आ रहा है। दैट इज़ योर इनडिफरेंस पॉइंट। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सपोज लो डिमांड हो, लो, तो आपको वो सिलेक्ट करना चाहिए जिसका फिक्स कॉस्ट कम हो, ये वाला ये सिलेक्ट करें अगर लो डिमांड हो। तो हैवी डिमांड हो तो ये सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज अब क्या होने वाला है, अब ये जो आप समझो ध्यान से, अगर अपने आपको याद हो ना, तो मैं ऐसा बोल रहा था कि अगर आप सेटअप ए के साथ जाओगे ना तो आपका इनिशियल कॉस्ट 50,000 रुपये, और बी के साथ जाओगे तो इनिशियल कॉस्ट है 80,000। आप यहाँ पे ज़ीरो पे हो, क्लियर है। अब होगा क्या कि जैसे जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे ना, प्रोडक्शन एक्टिविटी, पहले ना बी तो पहले से पीछे ही है, कितना 30,000 पीछे है, बिकॉज उसका ऑलरेडी कॉस्ट हो चुका है ना 80,000, उसका कितना हुआ 50,000, तो बी तो ऑलरेडी पीछे है कितने से 30,000 से। अब ये जो 30,000 का गैप है ना, वो हम रिकवर करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अब क्या होगा, एक यूनिट बनाया ना, पहला यूनिट, फर्स्ट यूनिट बनाओगे तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा। ए में कितना बढ़ेगा 10 रुपये से, क्योंकि उसका वेरिएबल कॉस्ट 10 है, बट बी में कितना बढ़ेगा 7 रुपये से। तो ये 3 रुपये जो बचेंगे ना हर बार, 3 रुपीज़, वही आपको रिकवर करवाएगा ये जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है। वो एक्स्ट्रा कितना दिया है 30,000, ठीक है। तो एक यूनिट बनाने पे 3 रुपये बचते हैं वेरिएबल कॉस्ट में, तो 30,000 बचाने के लिए तो 10,000 यूनिट बनाने पड़ेंगे ना। तो जब तक 10,000 यूनिट नहीं बन जाए तब तक आपको मशीन बी इफेक्टिव नहीं लगेगा, मतलब मशीन बी बेटर नहीं लगेगा कंपेयर टू ए, बिकॉज हर बार, क्योंकि अपने ऑलरेडी 30,000 तो पहले दे चुके हैं ना, हाँ बच रहा है पैसा पर यूनिट 3 रुपीज़, बट वो 10,000 यूनिट तक जब जाओगे तब जाके टोटल 30,000 रिकवर कर पाओगे। मान लो आप 5,000 यूनिट बना रहे हो, तो जो सेविंग है ना वेरिएबल कॉस्ट के फॉर्म में विथ मशीन बी, वो तो है 5,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3, कितना 15,000, और हम तो ऑलरेडी 30,000 ज़्यादा दे चुके हैं। फिर भी अगर वैसा सिनारियो है तो मशीन ए बेटर लगेगा, ठीक है। आप भले सेव कर रहे हो बट फिर भी 3 रुपीज़ पर यूनिट सेव हो रहा है, बट वो इनफ नहीं है टू काउंटर दैट 30,000 पेड अपफ्रंट, ठीक है। जो 30,000 आपने अपफ्रंट ज़्यादा दे दिया तो इनफ नहीं है काउंटर करने के लिए। हाँ, एक बार 10,000 यूनिट पहुंच जाए तो वो दोनों एट पार हो जाएंगे। 10,000 के बाद फ़ायदा क्या, जो 30,000 एक्स्ट्रा दिया था ना वो तो रिकवर हो गया है। अब हर एक यूनिट के साथ 3 रुपये बचते जाएंगे, जिसकी वजह से आपको मशीन भी बेटर लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अगर दो सेटअप है अपने पास, दोनों का एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ठीक है, इनडिफरेंस पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं बोलेंगे, इनडिफरेंस पॉइंट, जहाँ पे ये सेटअप में जाए कि ये सेटअप में जाए, दोनों में आपका प्रॉफिट सेम आएगा। उसके बाद वो वाला सेटअप सिलेक्ट करो जिसका वेरिएबल कॉस्ट कम था, बिकॉज अब प्रॉब्लम नहीं है, फिक्स कॉस्ट उसका ज़्यादा होगा, बट वो ज़्यादा जो फिक्स कॉस्ट हमने दे दिया है ना एक्स्ट्रा, उसको रिकवर कर चुके हैं इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट में जो सेविंग हुआ ना वो इनफ है आपके फिक्स कॉस्ट को काउंटर करने के लिए जो अपफ्रंट दे चुके थे। जैसे यहाँ पे 3 रुपीज़ का सेविंग है, 10,000 यूनिट पे वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको वो बेटर लगने लगेगा, मीन्स वो जो इनडिफरेंस पॉइंट है उसके बाद कौन सा वाला बेटर लगेगा, जिसका वेरिएबल कॉस्ट कम हो और फिक्स कॉस्ट ज़्यादा हो, ठीक है। फिक्स कॉस्ट तो हो गया रिकवर, और उससे पहले इनडिफरेंस पॉइंट से पहले वो बेटर लगेगा जिसका वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा हो भले, बट फिक्स कॉस्ट कम हो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो पहले से दे चुके ना अपने। क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान रहे, इनडिफरेंस पॉइंट से नीचे अगर हो आप तो लो फिक्स कॉस्ट सेलेक्ट करो, ठीक है, कम फिक्स कॉस्ट वाला। इनडिफरेंस पॉइंट से ऊपर है तो हाई फिक्स कॉस्ट बट लो वेरिएबल कॉस्ट, वो वाला सिलेक्ट किया जाता है। क्लियर है। अगर मैं विदाउट कैलकुलेशन आपको, मैं ना ये थोड़ा डाइवर्ट होके बोल दिया है, बाकी ओएम में बहुत स्लो होकर समझाया हुआ ये बात, फिर भी आप समझो ध्यान से। अगर कोई वहाँ बैठ के कैलकुलेट करेगा ना विद गिवन डेटा, तो अगर कोई पूछे 5,000 यूनिट के लिए कौन सा बेटर है, तो मैं बोलूँगा ए इज़ बेटर, ए बेटर रहेगा। और मैं एकदम कॉन्फिडेंट से बोल सकता हूँ ए बेटर है। और कितने से बेटर है, तो अभी भी उसको इनडिफरेंस पहुँचने के लिए 5,000 नहीं रखते, चलो ना और डेटा देते हैं। मान लो 7,000 पे क्या बेटर है, 7,000 पे कौन सा बेटर होगा, तो ए बेटर ना, बिकॉज उसका फिक्स कॉस्ट कम है। 7,000 पे कौन सा बेटर होगा, ए। कितने रुपए से बेटर होगा वो भी बोल सकते हैं। इन डिफरेंस तो 10,000 है ना, तो अभी भी 3,000 का शॉर्टफॉल है, और हर एक यूनिट 3 रुपीज़, तो 9,000 रुपीज़ से ए बेटर लगेगा कंपेयर टू बी। 9,000 यूनिट पे कौन बेटर, तो मैं बोलूँगा ए ही बेटर, बट इस बार यूनिट कितना शॉर्टफॉल है इन डिफरेंस से 1,000, 3 रुपीज़, तो 3,000 रुपये से
आप बेटर हो जाओगे। 10,000 पे तो कोई नहीं, 12,000 पे कौन बेटर, तो 12,000 पे बी बेटर हो जाएगा। कितना बेटर होगा अमाउंट में, तो एक्स्ट्रा कितना, 10,000 तो इंडिफरेंस था ना, जो अपफ्रंट दे चुके हैं 30,000 उसको रिकवर हो गया 10,000 यूनिट पे। अब एक्स्ट्रा कितना का यूनिट बेच रहे हैं अपने, 2,000, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 6,000 रुपीज़ से आपका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा विथ मशीन बी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जिसने वो ऑपरेशन मैनेजमेंट का लेक्चर अटेंड नहीं किया है उसको ये सारा डेटा रिकनसाइल करना चाहिए। चल 7,000 पे कैलकुलेट करते हैं किसका प्रॉफिट ज़्यादा आता है, तो ए का ज़्यादा आएगा, कितने, 9,000 से। शायद लॉस भी हो, ठीक है, दोनों में लॉस हो, तो लॉस में भी आप ऐसा देखोगे कि ए का कम लॉस है। ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो ए का ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और लॉस है तो ए का कम लॉस है, और कितना कम होगा, 9,000। क्लियर है, मतलब इन शॉर्ट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, मैं बोल रहा हूँ ए इज़ बेटर देन बी एट 7,000 यूनिट एंड दैट अमाउंट इज़ 9,000 रुपीज़। और 9,000 यूनिट पे अगेन ए इज़ बेटर, बट अमाउंट कितना हो जाएगा, 3,000। बट जब 12,000 कर दो ना, 10,000 को क्रॉस कर दो तो बी बेटर हो जाएगा। और कितने से, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 6,000 रुपीज़ से। 15,000 पे कौन बेटर, बी बेटर। ठीक है, 15,000 यूनिट पे बी बेटर ना, कितने रुपए से, तो 5,000 एक्स्ट्रा यूनिट है ना, 5,000, 10,000 तो इंडिफरेंस है, 5,000 मल्टीप्लाई बाय जो गैप है वेरिएबल कॉस्ट का 3, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 15,000 रुपीज़ से बी इज़ बेटर। ठीक है, तो अपने कंक्लूड ये करना चाह रहे इसमें कि अब देखना, आप सम नंबर 1 रीड करना। एक्चुअली नहीं, अपने लिख तो दिया है बट ये सम में कुछ काम नहीं आने वाला। सम का ये डिस्कशन का एक ही कंक्लूजन था, कंक्लूजन ये है कि वैन यू ऑपरेट बिलो इंडिफरेंस पॉइंट, ठीक है, लो डिमांड में हो ना तो उसको सिलेक्ट करो जिसका फिक्स कॉस्ट कम हो। आप हाई डिमांड में हो तो उसको सिलेक्ट करो जिसका वेरिएबल कॉस्ट कम हो, क्योंकि जिसका वेरिएबल कॉस्ट कम होगा उसका फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगा, बट प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज हैवी डिमांड में हम लोग। क्लियर है, अब सम नंबर 1 रीड करना। थोड़ा ना डिटेल में वापस से बता दिया, बाकी ये बहुत ही ईजी स्टफ था अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट आपने पढ़ रखा है। Two businesses AB Limited and CD Limited sell the same type of product in the same market. Their budgeted profit and loss for the year ended 30th June 2012 are as follow। ठीक है, ऐसा कुछ था। तो सेल्स था 1,50,000, दोनों का 1,50,000। इसका वेरिएबल कॉस्ट 120 है और इसका वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख है, बट फिक्स कॉस्ट इसका 15,000 है, इसका 35,000 है, तो टोटल कॉस्ट 135 एंड प्रॉफिट कितना हो रहा है, दोनों का 15,000। तो ये इनडिफरेंस पॉइंट है दोनों के लिए। देखो ना, इसका होगा ना, इसके पास शायद हाईटेक मशीनरी होगा जिसका फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है बट वेरिएबल कॉस्ट कम था। इसके पास सेमी ऑटोमेटिक या थोड़ा लो कैटेगरी का मशीन होगा जिसका फिक्स कॉस्ट कम है बट वेरिएबल कॉस्ट उसका थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ऑब्वियसली ना, हाईटेक मशीन लाओ तो उसके कनेक्टेड फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होता है बट वो वेरिएबल कॉस्ट में आपको सेव करके देता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बीईपी ऑफ ईच बिजनेस एंड स्टेट विच बिजनेस इज लाइकली टू अर्न अ ग्रेटर प्रॉफिट इन कंडीशन। पहले तो बीईपी निकालना है दोनों का, और इन फॉलोइंग कंडीशन कौन बेटर परफॉर्म करेगा। क्लियर है, तो सुनना ध्यान से। बोले हैवी डिमांड हो तो कौन करेगा और लो डिमांड है तो कौन करेगा। क्लियर है, चलो ध्यान देना आप लोग। तो पहले तो बीईपी निकाले ना अपने, बीईपी बहुत सिंपल रहेगा। देखो ये सम नंबर 1 है ना, था नहीं, मैंने रेफरेंस के लिए दिया था, इसको एग्जाम्पल लिख देते हैं अपने, एग्जाम्पल फॉर सम नंबर 1। ठीक है, ओके, अगर सम नंबर 1 का आंसर देखना है अभी, तो पर्टिकुलर ए बी एंड सी डी। ठीक है, सेल्स दोनों का 1,50,000 था, वेरिएबल कॉस्ट इसका था 1,20,000 और इसका था 1 लाख, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 30,000 और इसका आ जाएगा 50,000। ओके, पीवी रेशियो C अपॉन S मल्टीप्लाई बाय 100, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 20%। 50,000
डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 33.33%। ओके, कॉस्ट फिक्स कॉस्ट था, फिक्स कॉस्ट ए बी का था आपका 15,000 और इसका था 35, तो 15,000 और इसका था 35,000। क्लियर है। अब बी पी इन रुपीज़, उसका फॉर्मूला रहता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। चलो उसको कंप्लीट करें अगर, तो 15,000 रुपये होल डिवाइडेड बाय 0.2, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 0.2, 75,000 इसका बीईपी है। ओके, तो 35,000 डिवाइडेड बाय 0.333, ठीक है, तो 35,000 डिवाइडेड बाय 0.333, तो ये आ जाएगा 1,05,000, अप्रोक्स इतना आ रहा है। ठीक है, 1,05,000 बीईपी, ये तो आंसर निकाल दिया हमने बीईपी का। ओके, इसके बाद क्या था, तो आपको पूछा था कि अगर ये सिचुएशन है तो कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो आप ध्यान देना, किसका फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, ठीक है, बट इसका वेरिएबल कॉस्ट कम है। अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट कम होता है ना तो रिकवरी फास्ट होती है। रिकवरी क्या होता है, फास्ट। जैसे इसका पीवी रेशियो देखो 33.33, बट रिकवरी करने का जो टारगेट होता है ना वो दूर होता है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट हैवी रहता है उसमें। जिसमें आपका वेरिएबल कॉस्ट कम है तो रिकवरी फास्ट होगा ना, क्योंकि पैसा ज़्यादा आपके हाथ में आने वाला है। बट प्रॉब्लम ये है, जिस सिचुएशन के साथ आपका वेरिएबल कॉस्ट कम है, रिकवरी जल्दी है, फास्ट, उसमें टारगेट भी तो दूर होगा। ठीक है, कितना है 35,000, जिसका वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है तो उसका रिकवरी स्लो होगा, 20% से रिकवर कर रहे हैं अपने। ठीक है, जिसका जितना बेचेंगे उसमें 20% रिकवरी आएगा कंट्रीब्यूशन, बट उसका टारगेट बहुत पास में ही है क्योंकि उसका फिक्स कॉस्ट कम होगा। ये दो जो गैप है ना, इस वजह से इनिशियली आपको ये बेटर लगेगा, बिकॉज रिकवरी भले स्लो रहा बट टारगेट तो पास में ही है ना, 15,000 बहुत पास में ही है, तो आपको लॉस 15,000 का ही हो सकता है। इनिशियली ये इसमें प्रॉब्लम है, बट एक बार वो स्पीड पकड़ लिया ना तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों एट पार, और उसके बाद वो आगे भाग जाएगा। कौन, सीडी। ठीक है, तो अगर मार्केट में बहुत हैवी डिमांड है तो सीडी विल अर्न अ ग्रेटर प्रॉफिट। मान लो कि 2 लाख 1,50,000 है ना अभी, मान लो अभी 2 लाख का डिमांड है। ठीक है, तो 2 लाख के डिमांड में क्या होगा, ध्यान देना, विदाउट कैलकुलेशन आई कैन से दैट कि सीडी का प्रॉफिट ज़्यादा आएगा एबी के कंपेयर में। क्लियर है। और अगर डिमांड कम हो गया तो कौन बेटर परफॉर्म करेगा, एबी परफॉर्म बेटर करेगा। ठीक है, अपने दोनों सिनेरियो ले सकते हैं, ध्यान देना। मैं तो विदाउट कैलकुलेशन लिख रहा हूं, देखो, इन केस ऑफ लो डिमांड, वैसे इसका मैथमेटिकल प्रूफ देना पड़ेगा, ए बी विल अर्न हायर प्रॉफिट, क्योंकि उसका फिक्स कॉस्ट कम था ना। फिर इन केस ऑफ हाई डिमांड, सीडी विल अर्न हायर प्रॉफिट। ये मैंने लिख ही लिया है, क्लियर है। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ दे देते। क्यों इसका, क्योंकि पीवी रेशियो हाई है, उसमें फिक्स कॉस्ट कम था। ठीक है, तो पर्टिकुलर, चलो अपने लो डिमांड का चेक कर देते। लो डिमांड मीन्स डिमांड को कम कर देते, 1,20,000 कर देते हैं। अभी कितना था सेल्स, 1,50,000 का। हाई डिमांड में अपने कर देते 1,50,000 तो था ही ना, अभी 1,80,000 कर देते। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी और यहाँ पे सी डी। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन आई वांट टू से दैट कि यहाँ पे अपने जो लास्ट में प्रॉफिट निकालेंगे ना, तो किसका ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पे ए बी का ज़्यादा आएगा और यहाँ पे सी डी का ज़्यादा आएगा। ये कंफर्म है, क्लियर है, वो अपने कन्वे करना चाह रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेल्स। तो 1,20,000, 1,20,000, यहाँ पे था 1,80,000, 1,80,000। पीवी रेशियो इसका था आई थिंक सो 20%, इसका था 20%, इसका था 33.33%, तो 20%, 33.33%।
तो यू कैन स्ट्रेट अवे गेट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 1,20,000 का 20% तो आ जाएगा 24,000। 120 का 33.33% 40,000। फिर 180 का 20% तो आ जाएगा 36,000। और 180 का 33.33 तो ये आ जाएगा 60,000। क्लियर है? इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करें। आप चेक करना आपने डेटा में, ए बी का फिक्स कॉस्ट था 15,000 और इसका था 35,000। इसका था 15,000 और इसका था 35,000। तो हम लोग ने जो टिक करके रखा ना कि इन दोनों में से कौन सा बेटर होगा, तो वो कंफर्म ही है। तो 24,000 में से 15 माइनस करें तो आंसर कितना आएगा? 9,000। क्लियर है? और इसमें आंसर आएगा कितना? 5,000। ओके, अब अगर अपने यहाँ पे माइनस करें 36 में से 15,000 तो आ रहा है 21,000। बट उससे भी बेटर होगा क्या? नेक्स्ट वाला, ठीक है, वो आएगा 30-60 में से 35 तो 25,000। ये मैंने मैथमेटिकल प्रूफ दे दिया, बट मैं तो ऐसे ही बोल रहा था ना, विदाउट कैलकुलेशन। और ये आपको बहुत इजीली समझ में आना चाहिए कि अपने क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत इजीली समझ में आना चाहिए कि ऐसा ही होता, वो कंफर्म है। ये तो मैंने मैथमेटिकल प्रूफ दे दिया, अदरवाइज सम तो वहाँ पे ख़त्म हो गया था। अगर आपका, उसने थोड़ी पूछा कि प्रूफ करके दो, उसने बोला कौन सा प्रॉफिट, कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे इन गिवन कंडीशन। तो इन केस ऑफ हैवी डिमांड CD विल अर्न मोर प्रॉफिट, इन केस ऑफ लोअर डिमांड AB विल अर्न मोर प्रॉफिट। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि एक 1,15,000 डिफरेंस था, उससे नीचे जिसका फिक्स कॉस्ट कम है वो बेटर है, उसके ऊपर जिसका वेरिएबल कॉस्ट कम है वो बेटर है। चलो आप कंप्लीट करना। तो ये पॉज करके आप लिख लो। पहले तो BEP का सॉल्यूशन था ना, ठीक है, BEP लिख लो आप। ये सम नंबर 1 है, आंसर प्रॉपर है, ठीक है इसका। फिर आप ये 2 लाइन लिख लो। इन केस ऑफ लो डिमांड AB विल अर्न हाई प्रॉफिट, इन केस ऑफ हाई डिमांड CD विल अर्न हाई प्रॉफिट। फिर उसका मैथमेटिकल प्रूफ। क्लियर है? आप कंप्लीट कर दो। ओके, नेक्स्ट जो सम है अपने पास, ये आपने कंप्लीट कर लिया होगा अपने साइड से, ठीक है। नेक्स्ट जो सम करना है, दैट इज सम नंबर 4। रीड करना, चलो सम नंबर 4 करना है अपने को। नेक्स्ट, एस लिमिटेड furnish you the following information relating to the half year ended on 30th June 2012। ठीक है, हाफ ईयर खत्म हुआ, उसका डिटेल है। फिक्स एक्सपेंस 45,000, सेल्स वैल्यू 1,50,000 एंड प्रॉफिट इज 30,000। प्रॉफिट दिया हुआ है। ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर द कंपनी हैज प्रोजेक्टेड अ लॉस ऑफ ₹10,000। 10,000 का लॉस प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट द BEP एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर फर्स्ट 6 मंथ और फॉर 6 मंथ एंडिंग ऑन 30th June 2012। मतलब ये जो डेटा था ना, उसमें क्या पूछा है? BEP एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MS। तो ये तो निकल ही सकता है ना, बहुत सिंपल हो गया। अब एक बार ध्यान देना, BEP अगर निकालना हो अपने BEP तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PV रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट तो है अपने पास 45,000, PV रेशियो कहाँ पे है? PV रेशियो नहीं दिया है अपने को, कहाँ दिया है? और वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, तो आप सीधा सीधा निकाल सको। कोई सुधरा आइडिया इसमें? सिंपल ही है ना, वैसे तो कहाँ कॉम्प्लिकेटेड है। आपका सेल्स है अवेलेबल 1,50,000। चलो वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, C नहीं पता, फिक्स कॉस्ट पता है 45,000, और प्रॉफिट भी तो पता है कितना, 30,000। तो रिवर्स, ये 30 है, ये 45 है, तो ये 75 है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 75 है। क्लियर है? तो PV रेशियो निकल गया अभी 75 डिवाइडेड बाय 1,50,000, दैट इज़ व्हाट 50%। तो ये सॉल्व हो गया। अब दूसरा, उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है ना, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए कोई अगर ऐसे करे ना, वैसे तो ये सिंपल है कि 150 में से जो BEP आएगा वो माइनस कर देंगे, ठीक है, वो अलाउड है। दूसरा, वो भी तो फॉर्मूला है अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय PV रेशियो। तो प्रॉफिट भी है कितना, 30,000,
पीवी रेशियो भी आ गया 50%, वी कैन ईजिली कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको, तो आप अपने हिसाब से सॉल्व कर दो इसको। क्लियर है? मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका। बीईपी का जो आंसर आएगा ना, आप इसको प्रॉपर प्रेजेंट करके कर दो। बीईपी का आंसर आएगा 90,000 रुपीज़ और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर आएगा ₹60,000। ये अब आपको ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आप प्रॉपर प्रेजेंट करके इसको कंप्लीट करो। ओके, ये सम नंबर फर्स्ट कैटेगरी ख़त्म हो गया, सम नंबर 4 का। यहाँ पे पॉज करो, इसको प्रॉपर प्रेजेंट करो और डन करो। ठीक है, वो सम सेकंड पार्ट आप रीड कर दें। पहले वाला ख़त्म कर दो अपने साइड से, फिर अपने साथ आगे बढ़ना सेकंड पार्ट में। एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर एज्यूमिंग दैट पीवी रेशियो एंड फिक्स एक्सपेंस रिमेन कांस्टेंट इन सेकंड हाफ। तो पीवी रेशियो कितना आया था 50% और फिक्स कॉस्ट सेकंड हाफ का भी कितना है 45,000। वो बोल रहा है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ सेल्स। सेल्स कितना होगा वो निकालो। तो एक बार सुनना ध्यान से, हम लोग ने ये तो सीखा है ना, सेल फॉर डिज़ायर प्रॉफिट क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ना, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ओके, अपना फिक्स कॉस्ट कितना है 45,000। इस बार इन सेकंड हाफ वी आर एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल बी अ लॉस ऑफ 10,000। प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। तो जैसे प्रॉफिट होना तो ऐड करते, लॉस हो तो माइनस करेंगे 10,000। होल डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो इज़ 50%। तो इसको सॉल्व करें तो आपका आ जाएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 0.5। 50% को 0.5 लिख सकते हो ना। तो 70,000 विल बी एक्सपेक्टेड सेल्स इफ़ यू आर गोइंग टू इंकर अ लॉस ऑफ 10,000 रुपीज़। क्लियर? अगर आप चेक करना है रिवर्स जाके, तो 70,000 का अगर सेल किया तो कंट्रीब्यूशन, सिंस पीवी रेशियो इज़ 50, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 35 ना। 35 कंट्रीब्यूशन आएगा, तो उसमें से माइनस करें फिक्स कॉस्ट, वो तो 45 ही है। तो आपका लॉस हो जाएगा कितना 10,000। ये रिकनसाइल कर दिया। हमको वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता रिकनसाइल से, हम तो यहाँ पे इसको ख़त्म कर देंगे कि डिज़ायर प्रॉफिट। ये भी है ना, फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ कि अगर आपको प्रॉफिट चाहिए ना तो ऐड करो। ठीक है, कि प्रॉफिट, वो आप मेंटालिटी याद करो ना कि 45 तो आपको रिकवर करना है, 45 फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट में मीन्स उससे भी ज़्यादा रिकवर करना है, तो ऐड करते हैं। लॉस क्या कि 45 भी आप रिकवर नहीं कर पाओ। ठीक है, तो 45 में से माइनस कर देंगे 10,000, तो वी आर एबल टू रिकवर ओनली 35,000। क्लियर है? तो उसके लिए क्या आएगा 70,000। ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। मैं वहाँ पे नहीं लिख रहा अपने प्रॉपर्ली, ये ऐसे ही है। ठीक है, आंसर नंबर 2 आप यहाँ पे इसको पॉज करके कॉपी कर लो। ठीक है, सेकंड आंसर यहाँ पे पॉज करके कॉपी कर लेना आप लोग। तो अपने थर्ड पे, उसमें जो थर्ड पॉइंट है ना वो देखते हैं। आई होप ये क्लियर है आपको। सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट, तो इस बार माइनस है तो अपने माइनस कर दे 10,000। द बीईपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर दी होल ईयर, होल ईयर का बीईपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो चलो इसको थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, बीईपी फॉर होल ईयर। चलो ध्यान देना, तो बीईपी पूरे साल का, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना होगा, तो 45 6 महीने का था, तो पूरे साल का तो 90,000 है, और पीवी रेशियो तो वही रहेगा 0.5, तो पूरे साल का हो जाएगा आपका 1,80,000 रुपीज़। दैट इज़ बीईपी फॉर होल ईयर। ठीक है, ये आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। फिर आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसी में फॉर होल ईयर। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाता है आपका एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, मतलब सेल्स कितना होगा एक साल में। तो हम लोग के पास पूरा एक्चुअल डेटा तो है नहीं, बट 6 महीने का एक्चुअल और 6 महीने का प्रिडिक्टेबल डेटा जो है उसको मिला दे, तो पहले 6 महीने में आपका सेल हुआ था 150 और दूसरे 6 महीने में 70,000 होने वाला है। क्लियर है? तो मिला के दोनों कर दिए ना, आपने निकाला ना कि दूसरे 6 महीने में 10,000 का लॉस होगा, तो लॉस होगा तो सेल्स 70,000 ही होगा, और पहले 6 महीने में तो आप कर ही आए सेल्स 150, तो ये टोटल हो जाता है कितना 2,20,000। तो बस अपने यहाँ पे लिख दें एक्चुअल सेल्स इज़ 2,20,000 और बीईपी सेल आपका था 1,80,000, तो ये आ जाएगा आपका 40,000। दैट विल बी योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का एक पैटर्न हमेशा याद रखना, ये वाला
प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। ओके, तो पूरे साल का अगर प्रॉफिट देखे तो पहले 6 महीने में आपको 30,000 का प्रॉफिट होने वाला है और दूसरे 6 महीने में 10,000 का लॉस होने वाला है। तो पूरे साल का प्रॉफिट हो गया कितना, 20,000। तो बस यहाँ पे उठा के 20,000 रख दो आप, 20,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ढूंढना है, पीवी रेशियो है 50%, तो 0.5। देयरफॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय 0.5, दैट इज़ व्हाट, 40,000 रुपीज़। ऐसे भी निकाल सकते थे हम लोग, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यही कंफर्टेबल रहना चाहिए आपको। वो ऑप्शन अवेलेबल है, बट वो तो जब फंस जाए ना तब यूज़ करो, ठीक है। बाकी जितना जल्दी हो सकता है आंसर निकाल देते। तो ये पार्ट 2 आपने कवर पे कर लिया आई थिंक, और ये पार्ट 3 है, बीपी फॉर होल ईयर इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पॉज करके कॉपी कर लो, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में ये भी पार्ट आ जाएगा। क्लियर है, डन। तो यहाँ तक रखते हैं, और आप लोग वो जो होमवर्क सम है वो आप कर लेना। मैं कल एक और लेक्चर शेयर करूँगा आपसे, जिसमें वो दैट विल बी पार्ट 5 या लेक्चर नंबर 5 फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पे अपने इसको कंप्लीट कर देते हैं एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ये ख़त्म होता है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड, संकेत सर का लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, डाउट वाउट, तो उसको अपने एक बार जूम में लाइव लेक्चर करवा देंगे, या आप कोई और पैटर्न से अपने अरेंज करते हो उसका, ठीक है। तो एक बार अगर ये देखें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टोटली कंप्लीटेड। छोटा मोटा थोड़ा बहुत बाकी होगा, शायद कैश फ्लो बाकी और रेशियो एनालिसिस बाकी है, ठीक है। कैश फ्लो भी हो गया है, फंड फ्लो बाकी होगा शायद, मेरे को याद नहीं है, बट हाँ इसके अलावा रेशियो बाकी है, वो कंफर्म है। अपने यहाँ पे उसके साथ जो चैप्टर सब्जेक्ट है दैट इज़ कॉस्टिंग, उसमें एक है मार्जिनल कॉस्टिंग जो चल रहा है, एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। उसके अलावा है बजटरी कंट्रोल, लर्निंग कर्व, और एक और छोटा चैप्टर है कोई। क्लियर है, ये 4-5 चैप्टर है। लर्निंग कर्व बहुत ही छोटा चैप्टर है, वो ख़त्म हो जाएगा इंस्टेंट, 1-2 सेशन में ही ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है। और बजटरी कंट्रोल 5 लेक्चर चाहिए, तो वो भी जब इसके बाद अपने बजटरी कंट्रोल करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें अपने स्लोली एंड ग्रेजुअली ख़त्म करते हैं, फिर ओएम में जो थोड़ा बहुत बाकी है वो भी ख़त्म कर लेंगे। क्लियर है। बाकी जो रहता है एसएम का, उसका भी बात चल रहा है अभी से सर के, छोटा मोटा बाकी होगा एसएम का भी, ज़्यादा कुछ बाकी नहीं होगा, ठीक है। और साइमल्टेनियसली भरत सर जीएसटी का ले रहे, और ऑडिट का भी आपका कुछ ना कुछ अरेंज कर देता है। क्लियर है। तो धीरे धीरे जितना जल्दी हो जाए, भले अपना एग्ज़ाम अभी जुलाई में है, बट फिर भी जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना आपने ट्राई करते हैं, ठीक है। आप साइमल्टेनियसली होमवर्क करते रहे ना, तो क्या थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा ये ख़त्म करना, ठीक है। इस साइड से, हमारे साइड से लेक्चर्स आ रहे हैं, आप प्रॉपर होमवर्क नहीं कर रहे हो, तो उसका कुछ वर्थ नहीं होगा, ठीक है। फिर टाइम पास जैसा हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टली फॉलो करो। और अभी यहाँ काम भी क्या है आपको, ठीक है, यही काम है। तो यहाँ तक रखते हैं।